Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to day 6 of personality development course. कैसे हैं आप सब लोग? I hope all of you are doing great in life. I'm also fantastic, brilliant, exceptional. शुक्र अल्लाह का लामहदूद. जिंदगी बेहतरीन, खूबसूरत, जबरदस्त, बाकमाल है और आपकी जिंदगी भी उम्मीद है ऐसी ही होगी इंशाल्लाह. आज हमारे इस सेशन का लास्ट डे है और इस कोर्स में बहुत कुछ आपने यकीन सीखा होगा. मैंने भी अपनी भरपूर कोशिश की कि आप बहुत कुछ सीखें और लास्ट आज सेशन है हमारा डे 6 में और इसका टाइटल है इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स. अगर आप जिंदगी में किसी भी एरिया में प्रोग्रेस करना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाना पड़ेगा. कहते हैं कि क्वालिटी ऑफ योर कम्युनिकेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वालिटी ऑफ योर कम्युनिकेशन. Quality of your life is directly proportional to the quality of your communication. जिस तरह की आपकी कम्युनिकेशन होगी वैसी ही आपकी जिंदगी होगी. अगर आपको कम्युनिकेट करने का फन नहीं आता, महारत नहीं है, यू कैन नॉट बिकम अ गुड फादर, गुड मदर, गुड ब्रदर, गुड सिस्टर, गुड एम्प्लॉय, गुड बॉस. अगर आप जिंदगी में प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो कम्युनिकेशन स्किल एक्स्ट्राऑर्डिनरी करनी पड़ेगी. इफ यू आर अ सेल्स प्रोफेशनल और कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, यू कैन नेवर विन टारगेट्स. कभी आप टारगेट नहीं अचीव कर पाएंगे, कभी अपनी कंपनी में अच्छे परफॉर्मर नहीं बन पाएंगे. यू कैन नेवर बिकम अ ग्रेट सेल्स प्रोफेशनल इफ यू आर नॉट एक्स्ट्राऑर्डिनरी एट कम्युनिकेशन. अगर आप कहीं जॉब करते हैं किसी कंपनी में और कम्युनिकेशन का फन आपको नहीं आता, टीम के साथ अच्छा नहीं चल पाएंगे, अल्टीमेटली उस इदारे में ज्यादा सर्वाइव ज्यादा देर तक नहीं कर पाएंगे. अगर आप अपनी सोशल लाइफ में भी कम्युनिकेशन अगर अच्छी नहीं है, बेहतर नहीं है, यू कैन नॉट लिव अ फैंटास्टिक लाइफ. हु एग्रीज? कौन इत्तेफाक करता है इस बात से कि कम्युनिकेशन जिंदगी के हर एरिया में तरक्की करने के लिए लाजमी है और इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज अ मस्ट फॉर सक्सेस इन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ. हु एग्रीज? राइट इन कॉमेंट आई एग्री. कॉमेंट्स में जरा मुझे बताइए ताकि आई मे कम टू नो that you are following my points. अगर आप इत्तेफाक करते हैं इस बात से तो लिखिए कमेंट्स में I agree. I hope all of you are agreeing to this point. आप इत्तेफाक कर रहे हैं इस बात से. Okay, that is very good. So first point आज का पहला जो नुक्ता है आज का वो ये है कि आपकी जिंदगी का मयार वैसा ही है जो आपकी कम्युनिकेशन का मयार है. अगर आप अपनी जिंदगी के मयार को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको अपने कम्युनिकेशन के मयार को इंप्रूव करना पड़ेगा, ग्रो करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा. यू एग्री? इफ यू एग्री राइट इन कमेंट्स आई एग्री. ओके, फरवाइज सेइंग अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. अहमद जरीफ इज जॉइनिंग अस एंड सेइंग एग्रीड. ओके, वेल डन, दैट्स ब्रिलियंट. सो पहला जो नुक्ता है वो है क्वालिटी ऑफ योर कम्युनिकेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वालिटी ऑफ योर लाइफ. अब जब जिंदगी को बेहतर करना है तो जिंदगी को बेहतर करना तो बड़ा अहम काम है. क्या ये गैर अहम काम है जिंदगी को बेहतर करना? तो बहुत इंपॉर्टेंट काम है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टास्क. क्या ये जरूरी काम है, अर्जेंट काम है? यस इट इज वेरी मच. तो अगर जिंदगी बेहतर करनी है तो फिर गुफ्तगू बेहतर करनी पड़ेगी. अगर कम्युनिकेशन बेहतर नहीं करनी आएगी, लाइफ में एक्स्ट्राऑर्डिनरी आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे. इन ऑर्डर टू बिकम एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मर यू मस्ट बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी कम्युनिकेटर. दिस इज स्टेप नंबर 1. कुरान मजीद में सूरह अर्रहमान में अल्लाह ताला ने इंसान पर अपनी की गई इनायात का तज़किरा किया है और इंसान पर अपनी रहमतों की बारिश जो की है उसका जिक्र किया है. अगर आप सूरह रहमान पढ़ें तो सूरह रहमान में जो इंसान की खूबियों का बयान अल्लाह ने फरमाया है उसमें सबसे पहली खूबी कुछ यूं है. कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान. मैंने इंसान को तख्लीक किया है. अब आगे तज़किरा आना खूबियों का. तो पहली खूबी है अल्लमाहुल बयान, एबिलिटी टू कम्युनिकेट. अल्लमाहुल बयान, मैंने बयान करना सिखाया है इसको.
बयान करने की ताकत दी है, कम्युनिकेट करने की पावर दी है। सो ये जो कम्युनिकेट करने की पावर है, ये बड़ी कमाल किस्म की एबिलिटी है। कुरान मजीद में भी इसकी अहमियत का तज़किरा किया गया है। अल्लामाहुल बयान, एबिलिटी टू स्पीक, एबिलिटी टू कम्युनिकेट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इंसान की तमाम अच्छाइयां और बुराइयां छुपी रहती हैं जब तक वो कलाम नहीं करता। आपकी तमाम अच्छाइयां बुराइयां छुपी रहेंगी अनलेस यू स्पीक, लेकिन जैसे ही आप बोलेंगे आपकी गुफ्तगू से हर चीज पता चलना शुरू हो जाएगी। आपका इल्म कितना है, कितनी दानाई है आप में, कितनी हिकमत है, कितनी बसीरत है, आपका तरीकाकार क्या है, बोलने का अंदाज कैसा है, सब दूसरे को पता चल जाएगा। आपकी खूबियां क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, तालीम क्या है, तरबियत कैसी है आपकी जिंदगी में हुई, वो भी आपको कम्युनिकेशन से दूसरे की पता चल जाएगा और आपकी कम्युनिकेशन से दूसरे को पता चल जाएगा। कौन कौन आज के सेशन से बेस्ट फायदा हासिल कर रहा है? राइट इन द कमेंट्स आई एम। कमेंट्स में लिखिए आई एम, मैं फायदा हासिल कर रहा हूं। तो दूसरा पॉइंट मैंने अर्ज किया आपसे कि कुरान मजीद में इसकी इंपॉर्टेंस का बयान किया गया है। और थर्ड स्टेप ये है, व्हाट इज कम्युनिकेशन। तीसरा हमारा आज के सेशन का स्टेप है कि कम्युनिकेशन है क्या। तो कम्युनिकेशन का मतलब है पैगाम रसानी। पैगाम रसानी, एक मिस्टर ए मिस्टर बी तक एक पैगाम पहुंचाना चाहता है और उसका जो मीडियम है वो गुफ्तगू है। तो अगर वो पैगाम जो मिस्टर ए पहुंचाना चाहता था मिस्टर बी तक वैसा ही पहुंच गया तो कम्युनिकेशन हो गई है। और अगर मिस्टर ए ने अपनी मुकम्मल बात कर दी है और मिस्टर बी को उस शख्स की मुकम्मल बात का आधा भी समझ नहीं आया, तो जो मकसद मिस्टर ए अपनी गुफ्तगू से हासिल करना चाहता था वो मकसद हासिल नहीं होगा। अब पैगाम रसानी, गुफ्तगू उसने कर ली है लेकिन पैगाम नहीं पहुंचा। बोला है वो शख्स, मिस्टर ए बोला भी है, अल्फाज का इस्तेमाल भी किया है, लेकिन जो उसका मुद्दा था, जो उसका मकसद था, जो ऑब्जेक्टिव था, वो नहीं पहुंचा। तो अगर मिस्टर बी तक वो पैगाम मिस्टर ए का नहीं पहुंच पाया तो बावजूद गुफ्तगू करने के पैगाम रसानी नहीं हुई, कम्युनिकेशन अनसक्सेसफुल हो गई है, कम्युनिकेशन नाकाम हो गई है। ये ऐसे ही है जैसे अपने मोबाइल से आपने मैसेज लिखा, सारा मैसेज आपने अपने मोबाइल पर लिख लिया और वो मैसेज आपने किसी दूसरे यानी मिस्टर बी के नंबर पे सेंड किया, और सेंड जब किया आपने तो वो फेल हो गया, वहां से आया फेलियर। तो वो आपने लिखा भी था पैगाम, आपने सेंड का बटन भी दबाया था, लेकिन दूसरे तक तो पहुंचा ही नहीं। तो दूसरे तक नहीं पहुंचा तो उसका मकसद हासिल नहीं होगा। रिटन कम्युनिकेशन भी अहम है, वर्बल कम्युनिकेशन भी अहम है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी अहम है। कम्युनिकेशन के बहुत सारे हिस्से हैं, आज हम एक एक एरिया पर बात करेंगे इंशाल्लाह। तो कम्युनिकेशन क्या है? पैगाम रसानी। जो पैगाम एज अ सेल्स प्रोफेशनल आप क्लाइंट तक पहुंचाना चाहते थे, अगर वो पैगाम पहुंच गया, वेल पैगाम रसानी हो गई। और अगर वो पैगाम नहीं पहुंचा, पैगाम रसानी नहीं हुई। अम्मी बेटे को कुछ समझाना चाहती थी, अम्मी ने पूरी बात कर ली, अगर बेटे ने अम्मी की वो बात समझ ली तो कम्युनिकेशन वेल डन। और अगर नहीं, अब बेटे ने वो ताबेदारी फरमाबरदारी नहीं की, तो इसका मतलब है अम्मी की गुफ्तगू का जो मकसद था वो हासिल नहीं हुआ। आप एज अ सन, एज अ डॉटर अपने अम्मी अब्बू को कोई बात समझाना चाहते थे, जो मौकफ आपका था, जो दलील आपकी थी, जो आर्गुमेंट आपका था, जो मकसद था आपका, अगर वो मकसद आप अम्मी अब्बू तक एहसन अंदाज में, बेहतरीन अंदाज में पहुंचाने में कामयाब हो गए, यू आर अ ग्रेट कम्युनिकेटर। अदरवाइज यू आर नॉट, अदरवाइज आप नहीं है। जो पैगाम अपने बॉस को पहुंचाना चाहते थे वो पहुंचा दिया, यू आर अ गुड एम्प्लॉय, अदरवाइज यू आर नॉट ए गुड एम्प्लॉय। अदरवाइज नौकरियां बदलते रहेंगे आप, और आप बॉस बदलते रहेंगे, बॉस मुलाजिम बदलता रहेगा, सो इट विल कीप हैपनिंग। सो कम्युनिकेशन इज अ ग्रेट आर्ट, यू मस्ट लर्न दिस आर्ट।
تو آج کے بعد آپ نے یہ سیکھنا ہے کہ کمیونیکیشن صرف بولنے کا نام نہیں ہے. کمیونیکیشن اپنے موقف کو، اپنے مقصد کو دوسرے شخص تک احسن انداز میں، اس انداز میں پہنچانے کا نام ہے کہ وہ جو مقصد آپ پہنچانا چاہتے تھے وہ دوسرے شخص تک پہنچ گیا ہے، اور وہ کہے کہ پہنچ گیا. آپ نہ کہیں میں نے پہنچا دیا، وہ کہے کہ پہنچ گیا ہے. تو یہ ہے کمیونیکیشن. کمیونیکیشن کو اب تھوڑا سا ایلیبوریٹ کرتے ہیں. کمیونیکیشن کا جو پہلا حصہ ہے وہ ہے آج کا سٹیپ نمبر 4، اور وہ ہے الفاظ. جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو الفاظ گفتگو میں استعمال ہوتے ہیں. جو کچھ بھی ہم بولتے ہیں وہ لفظوں کا مجموعہ ہی تو ہے. آپ کہانی بیان کریں، سٹوری بیان کریں، اس میں کچھ جملے ہوں گے، جملے الفاظ سے مل کر بنتے ہیں. تو اس کا مطلب ساری گفتگو زندگی میں it is the actually accumulation of words. It is collection of words. الفاظ ہی کا تو مجموعہ ہے. ہماری تمام گفتگو الفاظ کا مجموعہ ہوتی ہے. تو جو سٹیپ نمبر 4 ہے وہ ہے الفاظ، پاور آف ورڈز. دنیا کے کچھ ایکسپرٹس ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کمیونیکیشن کے 3 بنیادی حصے ہیں. 1 الفاظ، ورڈز. نمبر 2 باڈی لینگویج. اور نمبر 3 آپ کی آواز، آواز کا معیار. ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ جو الفاظ ہیں وہ آپ کی پیغام رسانی میں یا ایفیکٹو کمیونیکیشن میں 7% رول پلے کرتے ہیں، 7% اہم ہیں. جو ٹون ہے، آواز کا معیار ہے، وہ آپ کی گفتگو غیر معیاری ہوگی یا معیاری ہوگی، ایفیکٹو ہوگی یا نان ایفیکٹو ہوگی، مؤثر ہوگی یا غیر مؤثر ہوگی. اس میں آپ کی وائس، آپ کی آواز کا عمل دخل 38% ہے. تو اس طرح 38 اور 7 45% ہو گئے، باقی بچا 55%. ماہرین کہتے ہیں کہ 55% آپ کی پیغام رسانی میں باڈی لینگویج امپورٹنٹ ہے، نان وربل لینگویج امپورٹنٹ ہے. وہ گفتگو جو آپ زبان سے نہیں کرتے، آپ آواز کے ذریعے نہیں کرتے، لیکن وہ ہوتی ہے 55%. ان دس وے 45 + 55 100%. تو اگر آپ کمیونیکیٹر اچھے بننا چاہتے ہیں تو صرف الفاظ پہ فوکس نہیں کرنا ہوگا، آپ کو آواز کے معیار کو بھی سیکھنا پڑے گا، اور نان وربل لینگویج یعنی فزیولوجی مینز باڈی لینگویج کو بھی سیکھنا پڑے گا. آئی ہوپ یو آر گیٹنگ. آپ سیکھ رہے ہیں. اگر آپ سیکھ رہے ہیں تو کامنٹس میں لکھیں آئی ایم لرننگ، آئی ایم اے گریٹ لرنر، آئی ایم لرننگ. کامنٹس میں کیپ رائٹنگ ان کامنٹس آئی ایم لرننگ. الفاظ. اب یاد رکھیے 2 طرح کے الفاظ ہوتے ہیں. دیر آر 2 kinds of words. ایک ووکیبلری ہے کامیاب لوگوں کی، اسے کہتے ہیں سکسیس ووکیبلری. کیا کہتے ہیں؟ سکسیس ووکیبلری. اور ایک ووکیبلری ہے ناکام لوگوں کی، اسے کہتے ہیں فیلئر ووکیبلری. کامیاب اور ناکام لوگوں کی ووکیبلری، الفاظ کمیونیکیشن میں ایک جیسے نہیں ہوتے، ان کی ووکیبلری مختلف ہوتی ہے. They speak different set of words. وہ مختلف الفاظ کا استعمال کرتے ہیں. جیسے میں نے کسی سیشن میں آپ سے شیئر کیا تھا کہ 2 کیٹیگریز ہیں ورڈز کی، ایک امپاورنگ ورڈز اور ایک ڈس امپاورنگ ورڈز یا لمیٹنگ ورڈز. تو آپ کے جو الفاظ ہیں وہ یا تو آپ کے اندر قوت پیدا کر رہے ہیں، انرجی پیدا کر رہے ہیں، جوش پیدا کر رہے ہیں، ولولہ پیدا کر رہے ہیں، یا آپ کے اندر تاریکی پیدا کر رہے ہیں، مایوسی پیدا کر رہے ہیں، اندھیرا پیدا کر رہے ہیں، غصہ پیدا کر رہے ہیں، حسد پیدا کر رہے ہیں، بغض پیدا کر رہے ہیں، جلن پیدا کر رہے ہیں. تو یہ 2 کیٹیگریز کے الفاظ ہیں. ایک امپاورنگ ورڈز، وہ الفاظ جو آپ کے اندر ہمت، ولولہ، جوش، امید پیدا کرتے ہیں، اور ڈس امپاورنگ ورڈز جو آپ کے اندر کمزوری، خوف، ناکامی، سستی، جلن، بغض، حسد یہ پیدا کرتے ہیں. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کون سے الفاظ کا استعمال ڈے ٹو ڈے لائف میں کر رہے ہیں. ایک گفتگو آپ کی دوسرے شخص سے ہوتی ہے اور ایک گفتگو آپ کی اپنے آپ سے ہوتی ہے.
खामोश लोग भी बहुत ज़्यादा गुफ्तगू कर रहे होते हैं, वो अपने आप से गुफ्तगू कर रहे होते हैं और कई मरतबा दूसरों से भी गुफ्तगू कर रहे होते हैं। खामोशी भी बहुत गुफ्तगू है, खामोशी खुद एक गुफ्तगू है। कभी आप खामोश लेटें तो आप देखिएगा आप अपने आप से तो बड़ी गुफ्तगू कर रहे होंगे। आप अपने आप से कई लोग सारी रात अपने आप से बातें करते रहते, लफ्ज कोई नहीं होता लेकिन बातें होती। तो एक गुफ्तगू आपकी अपने आप से, इसे सेल्फ टॉक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल्फ टॉक, खुद कलामी। खुद कलामी बड़ी जरूरी है। एक बच्चे की मैंने कोचिंग की, उनके माँ बाप परेशान थे, 1-on-1 मैंने कोचिंग की, शकील मुगल साहब 1-on-1 कोचिंग की। वो मुझे कहते हैं ये बच्चा खुद कलामी करता है। तो ज्यादातर लोग सेल्फ टॉक जो करते हैं वो खामोशी में करते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने आप से बातें करना शुरू कर देते हैं ऊंची आवाज में भी। बुजुर्ग लोगों को आपने देखा होगा, अक्सर बड़े जो बुजुर्ग उम्र के लोग हैं वो अपने आप से बातें करते रहते हैं। ओ असलम कितने गया, तू कोई नहीं आया हुआ, तू की कीता, हालांकि असलम वहां कहीं नहीं है वो असलम से बातें कर रहे हैं बुजुर्ग लोग। लेकिन कई लोग जो हैं वो अपने आप से गुफ्तगू करना शुरू कर देते हैं ऊंची आवाज में भी, खुद कलामी। तो साइकोलॉजिकली लोग समझते हैं कि ये एक बीमारी है और ये कोई ना कोई प्रॉब्लम या चैलेंज है, कोई डिफिकल्टी है। खैर नहीं हाउ, वो बच्चा 6ठी-7वीं में था तो उसके घर वाले उसको मेरे पास लेकर आए कि ये ना घर में खुद बातें करती रहती है। बेटी थी छोटी सी, ये खुद अपने आप से बातें करती रहती है और कहती है हमें कमरे में ये अपने होती है तो आवाज़ें आ रही होती हैं। तो हम कहते हैं किससे बातें कर रही है, तो बाद में पता चलता है वो अपने आप से ही बातें कर रही होती है। तो कभी कह रही होती है वो जो तुमने मुझे वो क्लास में ऐसे कहा था ना, तो वो तुमने ठीक नहीं किया, मुझे वो अच्छा नहीं लगा, तो ऐसे ही अपने आप से बातें कर रही होती है तो घर वाले उससे समझते हैं, वो बच्ची जब आई तो मुझे कहने लगी मेरे घर वाले मुझे समझते हैं मैं पागल हो गई हूँ, और कहते हैं ये पता नहीं किससे बातें करती रहती, कोई जिन है कोई भूत है, हालांकि मैं तो अपने आप से बातें करती रहती हूँ। खैर नहीं हाउ, जो भी आप गुफ्तगू अपने आप से करें वो पॉजिटिव होनी चाहिए, मुस्बत होनी चाहिए, उसमें जो अल्फाज आप इस्तेमाल करें वो मुस्बत होने चाहिए, वोकैबुलरी सक्सेस वोकैबुलरी होनी चाहिए। लेकिन ज़्यादातर लोग तन्हाई में अपने आप से जो गुफ्तगू करते हैं वो तन्हाई में अपने आप को कह रहे होते हैं मैं नाकाफ़ी हूँ, मैं निकम्मा हूँ, मैं डरपोक हूँ, मैं नालायक हूँ, मैं नाकाबिल हूँ, मैं नाअहल हूँ। वो इस तरह की बातें अपने आप से करते रहते हैं। मेरी तालीम कम है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरी उम्र कम है, मेरा तजर्बा कम है। तो ये तमाम बातें जो थी ये पॉजिटिव सेल्फ टॉक है या नेगेटिव सेल्फ टॉक? तो नेगेटिव सेल्फ टॉक है, ये नाकाम लोगों की टॉक है अपने आप से या कामयाब लोगों की? तो नाकाम लोगों की अपने आप से टॉक है। ये सेल्फ टॉक तो कामयाब लोग नहीं करते। कामयाब लोग तो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी हूँ, मैं बेहतरीन हूँ, मैं काबिल हूँ, मैं अहल हूँ, मेरे अंदर खूबियाँ हैं, मैं ज़बरदस्त कामयाबियाँ हासिल कर सकता हूँ। वो ये अपने आप से गुफ्तगू करते रहते हैं। तो आज के बाद आपने जो गुफ्तगू आप अपने आप से करते हैं ज़रा गौर करना है उस बारे में। क्या आप अपने बारे में क्या अल्फाज इस्तेमाल करते हैं? क्या आप अपने बारे में अच्छे भले अल्फाज इस्तेमाल करते हैं? तो आपकी सेल्फ टॉक मजबूत लोगों वाली है, कामयाब लोगों वाली है। तो जो 4th स्टेप है हमारा, वो मैंने अर्ज किया, वो है अल्फाज। आपकी कम्युनिकेशन में अल्फाज 7% रोल प्ले करते हैं। अल्फाज ही हैं जो आपकी ज़िंदगी बना भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। तो अल्फाज आपने हमेशा एम्पावरिंग यूज़ करने हैं, वो अल्फाज जो आपको कामयाब करा सकते हैं, तरक्की दे सकते हैं, प्रोग्रेस करा सकते हैं, डेवलप करा सकते हैं, अपनी वोकैबुलरी को बेहतर करना है, अच्छे से अच्छा करना है, इम्प्रूव करना है, डेवलप करना है। और उसके लिए आप क्या किया करें, अच्छे जो लोग लिखते हैं किताबें, अच्छे आर्टिकल्स लिखते हैं, कॉलम लिखते हैं अखबारों में, उनकी किताबें पढ़ा करें, उनके आर्टिकल्स पढ़ा करें, कॉलम पढ़ा करें। तो जब आप पढ़ेंगे तो आपको अल्फाज आना शुरू हो जाएंगे और फिर आप सही मौके पर सही लफ्ज़ का इंतखाब किया करेंगे। तो अपनी वोकैबुलरी भी इन्हेंस करें, इंग्लिश की, उर्दू की। एक फॉरेनर है, वो कहते हैं मैं अमेरिका जब आया, नीडो क्यूबेन नाम है उनका, नीडो क्यूबेन जो है वो भी अमेरिका के एक नामवर उस्ताद हैं, ट्रेनर हैं और अच्छे सीनियर ट्रेनर्स में हैं दुनिया के।
नीडो क्योबेन कहते हैं कि मैं जब अमेरिका आया तो मुझे लैंग्वेज नहीं थी यहाँ की आती, ज़ुबान नहीं थी आती। तो वो कहते हैं मैंने ज़ुबान कैसे सीखी। वो कहते हैं मैं एक कागज़ लेता था, इतना सा छोटा सा कार्ड लेता था कागज़, और उसके ऊपर मैं 5 लफ्ज़ लिख लेता था, 5 लफ्ज़ लिख लेता था और डिक्शनरी में उनके मानी लिख लेता था, लफ्ज़ और मीनिंग। वो कहते हैं मैं वो जेब में डाल लेता और सारा दिन जब मैं काम करता तो मैं देखता रहता बार बार उन 5 अल्फाज को और उनके मीनिंग्स को। तो जब शाम में आता तो 5 लफ्ज़ मैंने याद कर लिए होते। अगले दिन फिर मैं 5 लफ्ज़ लिखता ना, उनके वर्ड्स और मीनिंग्स, वर्ड्स मीनिंग्स, और फिर उसके साथ मैं पिछले 5 वर्ड भी लिख लेता। तो वो कहते हैं मैं उस दिन फिर नए 5 वर्ड्स याद करता और पुराने 5 वर्ड्स को रिवाइज करता, दोहराता। फिर वो कहते हैं थर्ड डे फिर मैं 5 नए वर्ड्स और 10 पुराने वर्ड्स, इनको रिपीट करता, उन्हें याद करता, 15 वर्ड्स, 20 वर्ड्स। वो कहते हैं साल तक मैंने ये हैबिट जारी रखी। अब उनकी बहुत सारी किताबें हैं अंग्रेज़ी में, वो इंग्लिश के अमेरिका में बहुत बड़े कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट हैं, ट्रेनर हैं, एक यूनिवर्सिटी उन्होंने बनाई अमेरिका में। इज़ अ बिग मैन नाउ। तो वो कहते हैं मैंने लैंग्वेज कैसे सीखी, अल्फाज का ज़ख़ीरा इकट्ठा कर लिया। तो कोई भी लैंग्वेज आप सीखना चाहते हैं यकीनन उसमें आपको वोकैबुलरी चाहिए, अल्फाज चाहिए, उनके मीनिंग्स चाहिए आपको। तो अगर अल्फाज और मीनिंग आपके पास होंगे तो यकीनन आप बहुत लर्न करेंगे, बहुत डेवलप करेंगे, ग्रो करेंगे। तो वोकैबुलरी अपनी इम्प्रूव करें, अपने वर्ड्स को इम्प्रूव करें। ज़्यादा माएँ अपने बच्चों को क्या कह रही होती हैं रोज़ाना, स्टूपिड, इडियट, निकम्मे, नाअहल, और फिर कुछ अल्फाज हैं जो यकीनन मैं लाइव वीडियो में नहीं बोल सकता, वो भी अम्मी और अब्बू अपने बच्चों को कह रहे होते हैं, गालियां दे रहे होते हैं। तो आप सोचें कि वो अल्फाज का उन बच्चों पर फिर क्या असर हो रहा है, वो अल्फाज उनकी ज़िंदगी में कंट्रीब्यूट कैसे कर रहे हैं। सो यकीनन वी हैव टू इम्प्रूव आवर वोकैबुलरी इन आवर कम्युनिकेशन, वर्ड्स। तो आपने अपने वर्ड्स इम्प्रूव करने हैं, अपने अल्फाज को अच्छे अंदाज से बोलना है, बेहतर से बेहतर अल्फाज का इंतखाब करना है। सो विल यू डू इट? इफ यू विल डू इट, राइट इन कमेंट्स आई विल डू इट, आई विल डू इट, आई विल डू इट। ओके, आगे बढ़ते हैं। माहिरीन कहते हैं कि आपकी जो गुफ्तगू है, कम्युनिकेशन है, उसमें 38% रोल आपकी आवाज का है, 38% रोल आपकी आवाज का है, आवाज का जादू आपकी। तो आवाज में 3 चीजें हैं, मैं 1 2 3, कितनी? 3। पहली जो चीज आवाज में अहम है वो है वॉल्यूम। वो क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम नहीं, आवाज अब आप कह रहे आवाज नहीं आ रही। आवाज इसलिए नहीं आ रही कि मेरा वॉल्यूम बहुत स्लो हो गया है। आवाज आ रही है आपको? क्या आवाज आ रही है? अब ये वॉल्यूम ऊंचा हो गया। तो ना तो आपने वॉल्यूम इतना कम रखना है कि सुनाई ना दे, और ना इतना ऊंचा बोलना है कि सुनने वाला अपने कान चेक करना शुरू कर दे कि ये दूसरा शख्स इतनी ऊंची बोल रहा है, क्या मुझे ये कहीं नहीं। तो इसलिए आपने वॉल्यूम अपना रीजनेबल रखना है, मुनासिब रखना है, ना बहुत ऊंचा ना बहुत हल्का। तो आपने इसको जरा मीडियम रखना है। तो पहला जो आवाज में फैक्टर है वो है वॉल्यूम। आपने देखा होगा कई लोग इतनी आहिस्ता बात करते हैं, साथ बैठा हुए बंदे को नहीं समझ आती है, वो पूछ रहे की कह रहे हैं भाई। और कुछ लोग इतनी ऊंची बोलते हैं कि बस के अंदर उनको फोन आता है, सब लोग सो रहे होते हैं रात के 1:30-2 बजे, वो फोन पे बस एक लफ्ज कहता है, सारी बस जाग उठती है कि कोई धमाका होने लगा। वो सिर्फ हेलो कहता है, उसके हेलो कहने का स्टाइल ऐसा होता है, सारी बस के लोग उठ के डर जाते हैं कि क्या हो गया। बाद में पता चलता है वो बंदे को फोन आया था और हेलो कह रहा, बस हेलो से जान निकाल दी इसने लोगों की। तो वॉल्यूम आपकी आवाज का बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप ने जितने लोग बैठे हो, अगर एक शख्स बैठा है तो इतनी आवाज रखनी है कि इसी तक जाए, बस
ایسا نہ ہو دائیں بائیں والے لوگ بھی آپ کی باتیں سننا شروع کر دیں کیا کہانیاں آپ آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں. تو اور اتنا والیوم ہونا چاہیے کہ سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں تک ایک ہے یا دو ہیں یا 10 ہیں صحیح طرح وہ سن سکیں. یہ پہلی بات ہو گئی ہمارے 5ویں پوائنٹ میں. 5واں پوائنٹ ہے ٹونیلٹی. ٹونیلٹی ٹون سے TONALITY ٹونیلٹی. تو پہلی بات ٹونیلٹی میں اے فیکٹر ہے والیوم. از دیٹ اوکے؟ If it is okay, write in comments it is okay. Write in comments it is okay. اور دوسرا سٹیپ جو بی پارٹ ہے ٹونیلٹی کا وہ ہے پیس. PACE پیس. پیس آف کمیونیکیشن. رفتار. آپ کی گفتگو کی رفتار کیسی ہے؟ یہ نقطہ انتہائی اہم ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس کی رفتار بہت تیز ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں 3 4 5 پوائنٹ کمیونیکیشن میں بہت اہم ہے. آپ نے سارے آج نوٹ کر لینے جلدی سے, کوئی مس نہیں ہونا چاہیے. یاد رہا سمجھ آ رہا ہے؟ اوہ یہ رفتار بڑی تیز ہو گئی کمیونیکیشن کی. اور آپ کہہ رہے ہوں گے یہ کیا اتنی تیز کیا سر کو کیا ہو گیا آج پتہ نہیں. تو آپ نے رفتار اتنی تیز نہیں کرنی. سامنے والا کہے گا, سننے والا آپ فون پر ہیں یا سامنے بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں, وہ کہے گا کیا بھائی مجھے سمجھ نہیں آئی, دوبارہ سے شروع کرو. کہ جلدی ہے کیا ہے. تو آپ نے اپنی جو گفتگو کی رفتار ہے اسے آپ نے بہت اچھے انداز میں رکھنا ہے. آپ نے آج کے ٹریننگ پروگرام سے بہت کچھ سیکھنا ہے. تو یہ گفتگو کی رفتار بہت آہستہ ہے. اتنی آہستہ آپ نے رفتار نہیں رکھنی. لوگ سمجھیں گے سی ڈی پھنس گئی ہے پتہ نہیں. تو نہ آپ نے سی ڈی پھنسانی ہے نہ آپ نے گولی کی رفتار سے بولنا ہے. آپ نے اپنی رفتار کو مناسب ریزنیبل رکھنا ہے. کیسے پتا چلے میرے بولنے کی رفتار تیز ہے یا آہستہ؟ تو یوں کیا کریں جب آپ گفتگو کیا کریں تو کوئی 30 دن تک اس کو 2 4 5 منٹ کی گفتگو کو اپنے موبائل میں ریکارڈ کریں. اور ریکارڈ کرنے کے بعد آپ سنیں تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا آواز تیز ہے میری, تیز بولتا ہوں میں یا آہستہ بولتا ہوں. آہستہ بولتے ہیں تو تھوڑا تیز کر لیں, تیز بولتے ہیں تو تھوڑا آہستہ کر لیں. اور اگر کوئی قریبی جاننے والا شخص ہو تو وہ آواز اس کو بھی سنوائیں, اس کا فیڈ بیک لیں, پوچھیں میں تیز بولتا ہوں آہستہ بولتا ہوں, تو وہ آپ کو بتا دے گا. اگر آپ کا پیس ٹھیک ہے ونڈرفل, اگر تیز ہے آہستہ کر لیں, آہستہ ہے تھوڑا تیز کر لیجیے. I hope you are getting benefit from my today's program. فائدہ ہو رہا ہے آپ کو؟ Are you enjoying? If you are enjoying, write in comments I am enjoying. Write in comments I am enjoying. وہ لرننگ جس میں آپ انجوائے نہ کر رہے ہوں وہ لرننگ نہیں ہوتی. زیادہ دیر تک آپ ریٹین نہیں کر پاتے اس بات کو. تو میرے سیشنز میں آپ کو پتہ ہے کہ ذرا میں سکھاتا ہوں تو پھر ساتھ ساتھ تھوڑا سا آپ کو ہنساتا بھی ہوں, خوش بھی رکھتا ہوں تاکہ آپ بور نہ ہو جائیں. تو دوسرا فیکٹر ہو گیا ٹونیلٹی میں پیس, آپ کے گفتگو کی رفتار. پہلا فیکٹر تھا والیوم اور دوسرا فیکٹر پیس, گفتگو کی رفتار. اور تیسرا فیکٹر, تھرڈ فیکٹر, اسے کہتے ہیں رائز اینڈ فال. رائز اینڈ فال یعنی آواز کا اتار اور چڑھاؤ. یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. کبھی آپ کیا کرتے ہیں, آواز کو آپ بلند کر لیتے ہیں اور کبھی آواز کو نیچے لے آتے ہیں. کسی بھی اچھے قاری کی تلاوت آپ سنیں کبھی تو آپ دیکھیں گے وہ تلاوت کے دوران کبھی آواز اونچی کر لیتے ہیں کبھی آہستہ کر لیتے ہیں. کبھی تلاوت اونچی کر لیتے ہیں, آواز کبھی آہستہ.
अच्छे कारी को सुना होगा, नात खां को देखें, नात खां भी ऐसे ही करते हैं, अच्छा नात खां भी ऐसे ही करता है। कभी ढोल आपने बजाने वाले को देखा हो, जो अच्छा ढोल बजाने वाला है मशहूर, वो भी कभी थाप तेज कर देता ऊंची और कभी आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। म्यूजिक आप देखें, म्यूजिक क्या है, कभी रिदम ऊंचा हो जाता है, कभी रिदम कम, तो टोन ऐसे होती है, रिदमिक होता है म्यूजिक, म्यूजिक इज रिदमिक। तो आपकी जो आवाज है वो भी रिदमिक होनी चाहिए, उसमें एक म्यूजिक होना चाहिए। आपकी गुफ्तगू में भी कभी आप राइज कर लें, कभी फॉल कर लें, कभी आवाज थोड़ी बुलंद हो जाए, कभी नीचे आ जाए, कम हो जाए, तो राइज एंड फॉल ये भी आपने अपनी गुफ्तगू में इस्तेमाल करना है। ये 3 फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं टोनैलिटी में, वॉल्यूम, पेस, राइज एंड फॉल। जोश और जुनून वाली बातें राइज में, ऊंची आवाज में, और मोहब्बत और शफकत और नरमी वाली बातें धीमे मिजाज में, धीमे अंदाज में। तो ये आप अगर फॉलो करें और प्रैक्टिस करें तो आई होप कि यू कैन बिकम अ ग्रेट कम्युनिकेटर। आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बन सकते हैं अगर आपकी ये 3 चीजें टोन में बेहतर हो जाएंगी। विल यू डू इट? इफ यू विल डू इट, राइट इन कमेंट्स आई विल डू इट, राइट इन कमेंट्स आई विल डू इट। क्या मेरी आवाज और वीडियो दोनों ठीक आ रहे हैं? तो लिखें ऑल ओके, कमेंट्स में लिख दें ऑल ओके, ताकि मुझे पता चले कि हर चीज बेहतर चल रही है। अगर मेरी आवाज और वीडियो दोनों ठीक आ रहे हैं तो राइट इन कमेंट्स ऑल ओके। आई विल डू इट, यस यू विल, वेल डन, ऑल ओके, ओके गुड, ऑल इज ओके जी, वेल डन। नेक्स्ट पॉइंट, स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 6 है नॉन वर्बल लैंग्वेज। आपकी कम्युनिकेशन में 55% यानी सबसे ज्यादा रोल आपकी बॉडी लैंग्वेज का है। आपकी बॉडी लैंग्वेज से दूसरे शख्स को पता चल जाएगा कि आप क्या सोच रहे हैं और आपकी हालत क्या है और आप क्या कर रहे हैं। सो यस, ऑल इज ओके, वेल डन, एक्सीलेंट। तो आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो सीखनी है, आपने लर्न करनी है। जैसे मिसाल के तौर पे आप मेरे घर कभी आए मुझे मिलने के लिए और मैं ऐसे बैठा हूं, यस, तो क्या लगेगा आपको लगेगा बड़े परेशान से हैं, सर दुखी से हैं, थके हुए हैं, गमगीन हैं, और या ऐसे में सर पकड़ा हुआ बैठा हूं। बस में आप किसी शख्स को देखें, बस में आप चढ़े, ऐसे कोई शख्स बैठा है तो पता चल रहा है कि कोई, उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा है कि कोई बेचारा मरा मुक्का सा इंसान, कोई गमगीन परेशान दुखी सा इंसान लग रहा है। अच्छा, एक शख्स को आपने देखा, वो आप चल रहा था मुस्कुराता हुआ ऐसे, तो पता चल गया खुश है। और एक शख्स चल रहा है बड़ा मुंह बनाया हुआ उसने, बड़ा मुंह पे 11, 12, 2, 3 बजे हुए हैं, पता चल रहा है जरा बेचारा परेशान है, गुस्से में है। तो आपके जो अंदर सब कुछ हो रहा है वो बाहर से पता चल जाता है। जैसे वो जो सामने एलईडी नहीं लगी होती, एलईडी, तो जो आप डीवीडी लगाते हैं वो सारी डीवीडी के अंदर जो कुछ होता है ना, उस डिस्क के अंदर, वो इतनी सी डिस्क के अंदर जो कुछ होता है वो कहाँ नजर आ रहा होता है? एलईडी के अंदर। तो इंसान के दिमाग में और दिल में जो कुछ हो रहा होता है वो इस एलईडी पर नजर आता है, दिस एलईडी। ये जो फेस है, जो फेशियल एक्सप्रेशन है, जरा गुस्से में आ जाए आप तो गुस्से में आपका चेहरा देखिए कैसा होगा। ऐसे तो नहीं होगा आप गुस्से में, मैं गुस्से में लग रहा हूं, गुस्से में आप देखेंगे चेहरा दूसरे का तो ये गुस्से में एक शख्स। और कई हैरान हो गए, एक शख्स को बड़ी हैरानगी हुई तो उसका चेहरा का इंप्रेशन और होगा,
एक शख्स को आपकी मौजूदगी से खुशी का एहसास हुआ, उसका फेशियल एक्सप्रेशन और होगा। तो गम के फेशियल एक्सप्रेशन और हैं, खुशी के और हैं, हैरत के और हैं, जज्बातीपन के और हैं, गुस्से के और हैं। तो ये तमाम इमोशंस हैं जो आपके फेस पर आ जाते हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस। तो आपने अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को बेहतर करना है। थके हुए आदमी का अंदाज बॉडी का, जिस्म का और होगा, और फिट और एक्टिव आदमी का और होगा। जो शख्स आपकी गुफ्तगू में इंटरेस्ट ले रहा है, दिलचस्पी ले रहा है, उसका अंदाज और होगा आपकी गुफ्तगू सुनने का, और जो आपकी गुफ्तगू में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा, उसका अंदाज और होगा। तो जिंदगी में आपको दूसरे शख्स की बॉडी लैंग्वेज भी सीखनी है ताकि आप फिर बेहतर अंदाज में गुफ्तगू कर सकें। तो बॉडी लैंग्वेज में कुछ नुकात अहम है, वो नोट कर लीजिए। एक्सक्यूज मी। पहला जो नुकता बॉडी लैंग्वेज में है वो है आई कांटेक्ट। वो क्या है? आई कांटेक्ट। जैसे आप देखें कि मैं इस वक्त कैमरे में देख रहा हूं, तो आपको भी पता चल रहा है मैं कैमरे में देख रहा हूं, और इस वक्त मैं, तो पॉइंट सबसे जो अहम है वो है बॉडी लैंग्वेज। आज मैं आपको सिखाऊंगा बॉडी लैंग्वेज कितनी अहम होती है। तो आप कह रहे हैं सर क्या कर रहे हैं, कभी इधर देख रहे हैं, कभी ऊपर, कभी नीचे, हालांकि गुफ्तगू में आपसे कर रहा हूं। तो जब भी आप दूसरे शख्स से गुफ्तगू करें तो उस शख्स की तरफ देखना है, अपनी आईज कांटेक्ट उस शख्स की तरफ रखना है। जैसे आप देखें, अब मैं आपकी तरफ देख रहा हूं, अब मैं इस कैमरे में देख रहा हूं, कैमरे के जरिए आपको पता चल रहा है मैं आपकी तरफ देख रहा हूं। लेकिन अगर मैं इधर देखना शुरू कर दूं या इधर, तो आपको भी पता चल रहा है उधर आप देख रहे हैं कि सर तो नीचे देख रहे हैं। तो जब भी गुफ्तगू करें ऐसा ना हो एक ही शख्स की तरफ देखते रहें, हर शख्स की तरफ ऐसे अपनी आंखें मूव करें। तो आई कांटेक्ट आपकी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना देता है, आपको इन्फ्लुएंशियल बना देता है, और आपको एक रिजल्ट ओरिएंटेड शख्स बना देता है। So whenever you communicate, your eye contact must be to the other person जिससे आप गुफ्तगू कर रहे हैं, उसके साथ अपना आई कांटेक्ट रखें। हाँ, घूरे मत, ऐसे घूरना नहीं आप आपने अच्छे अंदाज से देखना है उस शख्स को, तो आई कांटेक्ट रखना है। अब आई कांटेक्ट जो है वो फोरहेड पे रखें तो ज्यादा बेहतर होता है। जब दूसरे शख्स से गुफ्तगू कर रहे हो तो आंखों में आंखें, आई बॉल्स में देखने के बजाय आप फोरहेड पे देखा करें उस शख्स को, तो ये ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है। और जब लोग ज़्यादा हों तो आई कांटेक्ट, कभी आप गर्दन ये देखें, मैं यहाँ बैठा हूँ और अगर मेरे इर्द गिर्द लोग बैठे हुए हैं तो मैं यूँ आई कांटेक्ट करता हूँ, ऐसे गर्दन घुमा कर। और अगर मैं खड़ा हूँ और मेरे पास ऑप्शन है मूव करने की भी, घूमने की भी, स्टेज है कोई और मैं उनको प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, तो फिर मैं कभी इधर चला जाता हूँ, थोड़ा सा उधर चला जाता हूँ। तो मूवमेंट करके भी आप आई कांटेक्ट लोगों से कर सकते हैं, सामने बैठी हुई ऑडियंस से, और आप गर्दन घुमा के भी आई कांटेक्ट कर सकते हैं। आर यू गेटिंग? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई कांटेक्ट बॉडी लैंग्वेज में। 1, आई कांटेक्ट। 2, नंबर 2, योर हैंड्स, हैंड जेस्चर्स, ये हाथ हैं। अगर मैं सारी गुफ्तगू ऐसे ही करता रहूं, बस कोई हाथ का इस्तेमाल ना करूं, जैसे कि आज मैं आपको बताऊंगा कम्युनिकेशन के 3 बुनियादी उसूल हैं। पहला उसूल ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये, चौथा, पांचवा, छठा सब लिख लिए आपने, बस कल अब कोर्स दोबारा होगा। तो आपको कितना अजीब लगेगा कि सर तो बिल्कुल कुछ हिल ही नहीं रहे, तो आपको लगेगा कोई रोबोट है जिसको चाबी लगा दी और बोली जा रहा है वो, और बोल भी अजीबोगरीब अंदाज से रहा है, रोबोटिक स्टाइल। तो आप क्या करेंगे, ये गुफ्तगू में हैंड्स का इस्तेमाल करना है, ये हैंड्स, हैंड जेस्चर्स, यूज योर हैंड्स। ये जो हाथ हैं आपके, इनको गुफ्तगू के दौरान इस्तेमाल करना है। मिसाल के तौर पे अगर मैं एक शख्स से गुफ्तगू कर रहा हूँ तो मैं हाथ आप भी देखते होंगे जब से मेरा कोर्स आप ले रहे हैं, कभी मैं हाथ ऐसे करता हूँ, कभी ऐसे करता हूँ, कभी ऐसे करता हूँ। हाथ, ये हैंड जेस्चर्स हैं, हाथों के मुख्तलिफ अंदाज हैं।
तो जब आप गुफ्तगू कर रहे हो तो हाथों को इस्तेमाल किया करें, हाँ मौका माहौल के मुताबिक। जैसे मैं आपको कहता हूँ कि अपनी आवाज़ को कभी आपने बुलंद करना है, तो अब बुलंद करने के लिए मैंने हाथ बुलंद कर लिया है, तो आपको समझ आ रहा है अच्छा बुलंद। और मैं आपको कहता हूँ कि अपनी कम्युनिकेशन में आपने अपनी आवाज़ को बेहतर करने के लिए आपने कभी आवाज़ को बुलंद करना है और कभी आवाज़ को धीमा करना है। आवाज़ में धीमापन भी लेकर आना है, कभी ऊंचापन, जोश, जुनून, जज्बा लेकर आना है, और कभी इसमें नरमी लेकर आनी है, नज़ाकत लेकर आनी है, इसमें धीमापन लेकर आना है। तो ये अब नीचे है, तो देखें ये हाथ के इशारे से ही मैं समझा रहा हूँ। फिर मैं आपको कहता हूँ कि आज 3 अहम पॉइंट्स हैं टोनैलिटी में, आवाज़ में। तो देखें 3, ये इशारा किया मैंने 3 का। फिर मैं आपको कहता हूँ पहला पॉइंट ये है, दूसरा ये, तीसरा ये। तो देखें हाथों का इस्तेमाल होगा। फिर मैं आपको कहता हूँ जैसे कि आप सब लोग ये जानते हैं, तो आप सब, अगर आप अकेले हैं तो मैं कहता हूँ आप, ये आपने जो बात की है बड़ी अहम है, आपकी तो बात की मैं दाद देता हूँ, आपके अंदर जो जोश है, जुनून है, जज्बा, तो आप देखें ये हाथ इस्तेमाल है आप। फिर कभी मैं ऐसे सिंबल इस्तेमाल करता हूँ, मैं कहता हूँ आप में जोश होना चाहिए, वलवला होना चाहिए, तो ये जोश की अलामत है, वलवले की अलामत। कभी मैं आपको कहता हूँ वेल डन, आपने कमाल कर दिया, जबरदस्त। तो ये जो बॉडी है आपकी, उसमें हैंड्स का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, हैंड जेस्चर्स। देखिए ना, आप जब किसी को कहते हैं वेल डन, तो है ये वेल डन का साइन है, और पुअर परफॉर्मेंस तो आप ऐसे कर देते हैं अंगूठे। विक्ट्री, देखें विक्ट्री का साइन, पावर का साइन। और ऐसे जब किसी को कहीं लड़ाई में या बातों में, तो इसका क्या मतलब है ऐसे करने, फिट है मुंह, लानत है तेरे थे। तो अब मुंह से आप ना कहें, लेकिन ऐसे ही कर दें तो दूसरे बंदे को पता चल जाएगा, और वो आपको, दैट पर्सन विल किल यू, कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई ये करने की। तो देखें ये हाथ का इस्तेमाल किया ना, आप जो बात कर रहे हैं ठीक नहीं कर रहे, मैं बता रहा हूँ आपको, जुबान संभाल कर बात करें, वरना मैं छोड़ूंगा नहीं आपको। ये देखें उंगली इस तरह उंगली करने का मतलब है कि आप किसी को उंगली कर रहे हैं यानी किसी को तंग कर रहे हैं, किसी को आप उसके अंदर आग को उभार रहे हैं, आप किसी को आप तंग कर रहे हैं। और ये नेवर पॉइंट योर फिंगर टू समबडी, ऐसे ना कभी भी करें। इसका मतलब होता है ये गन मैंने उठा ली है, गन, तो दूसरा शख्स बड़े गुस्से में आ जाता है जब आप किसी को ऐसे, और फिर अगर ऐसे के साथ ऐसे ऐसे भी करें तो ये तो और भी खतरनाक बात है। तो आपने ये देखें, अब ये हाथ के अंदर ही है ना फिंगर, तो बड़े ख्याल से ये आपने यूं नहीं कभी करना है ऐसे। तो लाइफ में आपने इन हैंड्स के जेस्चर्स को सीखना है। तो कोशिश ये किया करें कि जब आप गुफ्तगू करें तो ये हाथ यूं रखें, ये पाम ऐसे, दूसरे शख्स से बात किया करें, ऐसे ना बात किया करें, ऐसे। ये देखें मैं आपसे गुफ्तगू करता हूँ तो ये पूरा हाथ में, अक्सर आपने देखा होगा पूरा हाथ खोलता हूँ, मैं नहीं कभी कहता आप, मैं आपसे ऐसे बात कर रहा होता हूँ। हाँ कभी मैं 1 के लिए इस इशारे को इस्तेमाल करता हूँ, एक पॉइंट जो सबसे अहम है, ये तो 1 की निशानी है। तो आपने ये हैंड जेस्चर सीखने और लर्न करने। अब ये देखें, ये मैंने ऐसे किया है, आपने मेरी सारे 6 सेशंस में देखा होगा मैं हैंड जेस्चर इस्तेमाल करता हूँ। हम बहुत ज़्यादा भी नहीं इस्तेमाल करने, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें तो अच्छा नहीं लगता। मतलब आप गुफ्तगू कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज मैं आपको सिखाऊंगा कम्युनिकेशन के 3 उसूल हैं, और सबसे अहम उसूल ये है कि मैं आपको बता रहा हूँ, आपने गौर से सुनना है, देखना है मुझे। ये क्या कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है, ये आप हैंड जेस्चर इस्तेमाल कर रहे हैं? नो, तो इस तरह थोड़ी हैंड जेस्चर इस्तेमाल करते हैं। लोग तो हंस रहे होंगे सामने वाले, ये लतीफ़ा ही लगेंगे आप, पीपल विल मेक फन ऑफ यू। सो डोंट यूज हैंड्स विदाउट एनी रीजन, बगैर मकसद के नहीं हाथ इस्तेमाल करने। हाथ को हिलाने का, हाथ की मूवमेंट का कोई मकसद होना चाहिए। ये हैंड जेस्चर्स हैं। आई होप यू आर लर्निंग, आप सीख रहे हैं। जब भी आप किसी शख्स से हाथ मिलाएं तो हाथ मिलाने में 3 चीज़ें जो हैं, वो हाथ मिलाने के 3 मेथड्स होंगे। एक, ये दूसरे शख्स से जब आप शेक हैंड करें तो आपका हाथ जो है दूसरे शख्स के हाथ के ऊपर है, यानी मैंने ऐसे हाथ मिलाया तो दूसरे शख्स का हाथ नीचे और मेरा ऊपर है। तो इसका मतलब ये है कि
जब भी आपसे कोई ऐसा शख्स हाथ मिलाए, उसका हाथ ऊपर है या आपका ऊपर है, तो इसका मतलब है वो डोमिनेट रहना चाहता है आप पर। वो आप चौधरी, वो कहता है हम दो लोग जो है ना, इनमें चौधरी मैं हूं, मेरा टैका रहेगा, मेरा रोब रहना चाहिए। वो हाथ ऐसे मिलाता है। तो अगर आपका हाथ ऊपर है तो आप चौधरी बनना चाहते हैं, उसका ऊपर है तो वो चौधरी बनना चाहता है। तो पहला तरीका ऐसे, यूं हाथ मिलाना, ऐसे के हाथ आपका ऊपर हो। दूसरा है हाथ नीचे हो। मैंने बताया हाथ ऊपर हो तो डोमिनेंट आप है, हाथ नीचे हो तो डोमिनेंट दूसरा है। और तीसरा तरीका है ऐसे हाथ मिलाना, स्ट्रेट, आपका हाथ भी सीधा है, दूसरे शख्स का भी सीधा है, पाम्स भी सीधी हैं। तो दोनों हाथ जब आप ऐसे मिलाते हैं ऐसे, तो इसका मतलब है कि हम दोनों विन विन जिंदगी में चलेंगे। मैं आपका साथ दूंगा, आप मेरा साथ देंगे। हमारी पार्टनरशिप 50-50 की है। हम दोनों ही एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। आप मेरा ख्याल रखें, मैं आपका ख्याल रखूंगा। आप मेरी मदद करें, मैं आपकी मदद करूंगा। आप मेरे मफादात के निगरान हैं, मैं आपके मफादात का निगरान हूँ। मैं आपके मफादात का मुहाफिज हूँ, आप मेरे मफादात के मुहाफिज हैं। तो आपने हैंड जेस्चर्स जो हैं, इनको ज़रा जब यूज़ करेंगे तो आपने लर्न करना है ज़रा हैंड जेस्चर्स को। तो तीसरा, थर्ड पॉइंट जो है वो, पहला था आई कांटेक्ट, दूसरा मैंने जो नुक्ता बताया हैंड जेस्चर्स, और तीसरा स्माइल। स्माइल ऐसे मुस्कुराना भी है। जब भी गुफ्तगू कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, तो हर वक्त संजीदा रंजीदा परेशान नहीं रहना। ऐसे लोगों को रोना आ जाएगा आपको देखकर, लोग बेचारे गमगीन हो जाएंगे। तो वो अहमद ज़रीफ कह रहे हैं, हाँ हाँ चौधरी, तो मुझे एक लतीफ़ा याद आ गया चौधरी से, क्योंकि पॉइंट भी तीसरा है स्माइल पर। तो एक लतीफ़ा आपको सुनाता हूँ मैं आज के सेशन में। एक शख्स था नौजवान, वो एक गांव में रहता था। और शकील साहब सुन रहे हैं? शकील साहब ज़रा मुझे कमेंट में, शकील साहब नहीं नज़र आ रहे तो ज़रा बताएं अगर शकील साहब मौजूद हैं। तो शकील मुगल साहब, एक गांव में एक नौजवान रहता था। नौजवान बहुत गरीब था, बहुत ही मजबूर, बेकस, और पढ़ा लिखा भी नहीं था, बिल्कुल अनपढ़ था बिल्कुल। और ख़ानदान के लिहाज से भी बिल्कुल गरीब था, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में। ज़ात के लिहाज से भी बहुत ही निचले लेवल पर था। तो गांव में रहता था, और लेकिन उसको इश्क हो गया, मोहब्बत हो गई उसको। मोहब्बत अभी हो जाती है कभी, तो उसको मोहब्बत हो गई। मोहब्बत पता है किससे हो गई? दिल ही है ना, कहीं भी आ जाता है। तो था वो खुद बिल्कुल कमी कमियार टाइप, अनपढ़, और पहनने के लिए जूते भी, चप्पलें भी सही नहीं होती, टूटी फूटी चप्पलें होती। तो मोहब्बत उसे हो गई अपने गांव के चौधरी की इकलौती बेटी से। गांव में जो सबसे बड़ा चौधरी था ना, नंबरदार इलाके का, एमएनए साहब की इकलौती बेटी से वो मोहब्बत कर बैठा। दिल फेंक दिया उसने। दिल ही तो है, कहीं भी आ जाता है बेचारे का। तो दिल आ गया। अब उसने सोचा कि भी मोहब्बत तो हो गई है, तो अब चौधरी साहब को भी तो बताना है ना। तो वो अब चौधरी साहब को सोचा उसने, बजाय इसके कि माँ बाप को भेजूं मैं, बजाय इसके कि वो माँ बाप को भेजता वहाँ और या अपने किसी को बात करने के लिए, उसने कहा माँ बाप तो मुझसे भी बुरी अंदाज में बात करेंगे, तो मैं ही चलता हूँ खुद ही। तो साहब जो है वो रिश्ता लेने के लिए एमएनए साहब यानी चौधरी साहब की बेटी का, इकलौती बेटी का हाथ मांगने के लिए खुद ही चल पड़े। अब जब हवेली के बाहर पहुंचे, हवेली के बाहर जब पहुंचे तो देखा उसने, नौजवान ने, कि हवेली के बाहर तो बड़े गार्ड शार्ड है, बड़ा गेट शेट लगा हुआ। तो वो अब चूंकि गरीब आदमी था, वो अनपढ़ था, जाहिल सा था, लेकिन इतनी उसको अकल थी कि रिश्ता लेने जा रहा हूं चौधरी गांव का सबसे बड़ा। तो उसने
कपड़े शपड़े ज़रा कॉटन के मंगाए, कहीं से कपड़े मंगाए कॉटन के, कहीं से उधार उधूर ले लिए, कॉटन पहनी, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की शलवार कमीज, जूते भी नहीं थे उसके पास, किसी से खुस्सा उधार लिया, पता नहीं चोरी कर लिया क्या किया, खुस्सा पहना। और चंद दिन उसने मूंछें शूंछें बढ़ाई अपनी, आप पतला सा मूंछें रखी तो मूंछें ही नजर आ रही थी, लेकिन खैर चौधरियों की तरह बनने की कोशिश की उसने। और वो अब पहुंचा, जब वो गेट पे पहुंचा तो उसने जरा आवाज भी बदलने की कोशिश की, और जैसे टैके से चौधरियों को चौधरी नहीं मिलने आते, तो गया और जाके गार्ड को कहता, गार्ड ने कहा जी सर किससे मिलना है, तो कहता है चौधरी साहब नू मिलन आया, चौधरी साहब नू दसो अंदर में आया। और चौधरी साहब का डेरा था, लोग आए हुए थे, एमएनए के डेरे पे तो हर वक्त लोग आए रहेंगे, लोग बैठे थे। खैर उन्होंने कहा पता नहीं कौन है, बुला लिया, ये गया वहां। सब लोग एमएनए के दाएं बाएं बैठे हुए हैं, उसके सब दोस्त लोग आए हुए हैं, एमएनए के डेरे पे उसी के लेवल के लोग आने। और जब वहां गया तो उसने देखा जाकर और कह रहा चौधरी साहब बैठे हैं, नंबरदार एमएनए, और ये वही रिश्ता लेने गया है। जाके बजाय इसके कि तन्हाई में अलहदा बात करे, चौधरी साहब सामने बैठे एमएनए साहब, और जाके कहता है चौधरी साहब ताड़ी कुड़ी दा रिश्ता लेना आया। तो उन चौधरी साहब तो इलाके के चौधरी, तो उन्होंने पहचान लिया कि ये कौन है, वही अनपढ़ जाहिल सा गरीब सा बिल्कुल। तो चौधरी साहब को कह रहा है चौधरी साहब कुड़ी दा ताड़ी रिश्ता लेना आया। चौधरी साहब सेंसिबल आदमी थे, वाइज आदमी थे, अक्लमंद आदमी थे। चौधरी साहब ने अपने जो खासुल खास उनका चीफ सिक्योरिटी अफसर था ना, उस चीफ सिक्योरिटी अफसर को, जो चीफ गार्ड था, उसको बुलाया और कान में कुछ कहा। तो वो कान में कहकर चौधरी साहब ने अब इस नौजवान को कहा कि हाँ हाँ दामाद साहब मोस्ट वेलकम, और अपने चीफ सिक्योरिटी अफसर को कहा कि अकरम साहब इनको ले जाएं पीछे और इनकी खिदमत करें। कहा इनकी अच्छी खातिर मदारत करें, इनकी खातिर मदारत में कोई कसर ना छोड़िएगा, इनकी अच्छी तरह खातिर मदारत करें। दामाद जी है ना, ले गए वो चीफ सिक्योरिटी अफसर। चीफ सिक्योरिटी अफसर बैग पे ले गया पीछे। आपको पता है ना चौधरियों ने डेरे में एक कमरा बनाया होता है, वो कमरा जब उनके सामने कोई जरा गड़बड़ करे तो उसको ले जाते हैं वहां, और वही उस रूम को क्या कहते हैं, टेरर रूम, तशद्दुद रूम। तो वहां खूब उन्होंने उसको मजा चखाया, इतनी खातिर मदारत की उसकी, ऐसे फेंटियां 4 5 6 गार्ड्स मिल गए, ओ दे मारते 4.5, मुच्छा किधरे टुर गई बेचारे दियां, कपड़े किधरे टुर गए, कपड़े फट गए, और 1-2 हड्डियां पसलियां भी टूट गई। था भी इतना कमजोर सा बेचारा, हड्डियां पसलियां तोड़वा ली, दांत कहीं 2 पड़े हुए, एक तो दांत कहीं गिरे पड़े, लेकिन आशिक है, दर्द सह रहा है, तकलीफ सह रहा है कि महबूबा लेकर रहूंगा। महबूबा के इश्क में खूब मारे खा रहा है, लित्तर परेड हो रही है, डंडा परेड, लित्तर परेड, दंद टूट गए, हड्डियां पसलियां 2-4 टूट पईयां, और अब जो है ना खून में लथपथ, और कपड़े सारे फट गए हैं। उन्होंने चौधरी साहब ने कहा था अच्छी खातिर मदारत करनी है, तो उन्होंने अपनी तरफ से वाकई कोई कसर नहीं छोड़ी और तबाह के खातिर मदारत की, और अब ये खून पड़ा हुआ है वहां। अब उन्होंने सोचा चीफ सिक्योरिटी अफसर ने कि अच्छी खातिर मदारत हो गई है, तो इसको हम घर वापस भेजते हैं, इसका शौक पूरा हो गया है। तो वो उसको ले गए, और अब उठा नहीं जा रहा उससे, तो बड़ी मुश्किल से उठाया, 2 बंदों ने उसको पकड़ा हुआ है, लीरों लीर हुआ पड़ा है, खून हुआ पड़ा है, और हड्डियों के खड़ाक निकल रहे हैं, चला नहीं जा रहा। अब उसे लेके जा रहे हैं, तो लकीली अब गौर से आपने सुननी, बड़ी अहम बात आने लगी है। वो गुजर रहा है, अब उसको लेके जा रहे हैं, खून लीरों लीर हुआ पड़ा, कपड़े फटे हुए, दांत टूटे पड़े, हड्डियां पसलियां टूटी पड़ी, बाल बिखरे पड़े बेचारे के, चोटें आई पड़ी, और 2 बंदे गार्ड्स उसको लेके जा रहे। जिस जगह से ले जा रहे चौधरी साहब वहीं बैठे थे और लोग भी। तो चौधरी साहब ने ऐसे देखा एक लम्हे के लिए कि अच्छी खातिर तुम मदारत हुई है,
तो रुका, कह रहा 1 मिनट रुको इधर, और चौधरी साहब की तरफ फिर देख रहा। अब ये जुमला आने लगा कमाल का, जिसमें आप इंजॉय करेंगे, गौर करना आपने। लीरों लीर खूनो खून हुआ पड़ा है और हड्डियां पसलियां टूटी पड़ी बेचारे की, इश्क पे बुरा हाल हो गया, और उसको ले जा रहे हैं, चला जा नहीं रहा। चौधरी साहब ने देखा ऐसे एक लम्हे के लिए कि ठीक खातिर मुदारत हुई है। जैसे इसने देखा, चौधरी साहब ने मुझे देखा है, तो करीब आया और कहने लगा चौधरी साहब, कहने लगा चौधरी साहब फिर मैं ना ही समझा। चौधरी साहब फिर मैं ना ही समझा। तो ये चौधरी साहब की बात मुझे याद आ गई। कह रहे चौधरी साहब फिर मैं ना ही समझा। शुक्र है चौधरी साहब ने उसकी लित्र परेड दोबारा नहीं ऑर्डर कर दिया, कह ले जाओ एक बारी फिर, तो उसको ले गए गार्ड्स। तो लाइफ में ह्यूमर भी होना चाहिए। आप मुस्कुराया भी करें, खुश रहा करें। मुस्कुराने से वैसे भी आपकी गम, आपकी तकलीफ़ें कम हो जाती हैं, और ये बहुत बड़ी एक मैजिकल बॉडी लैंग्वेज है। जब आप मुस्कुराते हैं, मुस्कुराएंगे आप, ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी, शानदार गुजरेगी, कमाल गुजरेगी, बेहतरीन गुजरेगी। तो आपने क्या करना है कि आपने मुस्कुराना है, वैसे मुस्कुराया करें। कई लोगों को तो मुस्कुराया भी नहीं जाता, उनके मसल ही जो है ना फंस गए हुए हैं। जैसे वो कभी कचरा नहीं आ जाता आपकी गाड़ी के उसमें प्लग में, और गड्डी स्टार्ट नहीं होती, तो कई लोगों से जिंदगी में हंसे ही नहीं कभी, तो हंसते हैं ऐसे, ये हंस रहे हैं, हंसने की कोशिश कर रहे हैं बेचारे। तो कोई नहीं, कोशिश करते रहें, कभी ना कभी तो आ ही जाएगी थोड़ी बहुत हंसी। तो मुस्कुराया करें। वैसे तो साइकोलॉजिस्ट लाफ्टर थेरेपी भी गाइड करते हैं कि गम के अंदर मुस्कुराया करें। जैसे किसी मूवी में भी वो एक बंदा, जैसे जब उसको टेंशन बड़ी होती तो हंसना शुरू कर देता था, वो पागल हो जाता था हंस हंस कर। और लाइफ में आप क्या किया करें, मुस्कुराया करें। ये बहुत बड़ा जेस्चर है। तो हाँ, लेकिन याद रखें मुस्कुराहट भी कई किस्म की है। तंजिया मुस्कुराहट का पता चल जाता है, कई मजाक करने वाली मुस्कुराहट का, दूसरे जब आप मुस्कुराते हैं दूसरे पर कि आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं, पता चल जाता है। हसद से भी मुस्कुराते हैं लोग, तंज से भी मुस्कुराते हैं। तंजिया मुस्कुराहट भी होती है, हसद वाली मुस्कुराहट भी होती है। तो आपने खुशी वाली, खुलूस वाली, मोहब्बत वाली मुस्कुराहट रखनी है हमेशा अपने चेहरे पर, जब भी आप गुफ्तगू कर रहे हो। हाँ, लेकिन मौका महल देखकर। मौका महल भी बड़ा ज़रूरी है। अगर आप मौका महल पर फोकस नहीं करेंगे तो लाइफ में प्रोग्रेस नहीं करेंगे। तो मौका महल भी बड़ा ज़रूरी है कि ऐसा तो नहीं है कि आप वैसे ही बस हंसी जा रहे हैं, मुस्कुराई जा रहे हैं। तो कम्युनिकेशन का उसूल ये है कि मौका महल, ऐसा ना हो सर ने कहा था, आप कहें सर ने कहा था खुश रहा करें बड़ा, तो किसी की नमाज जनाजा पढ़ने जा रहे हो आप, और जिस शख्स के भाई की वफात हो गई उसको आप हाथ में लाए, हाँ अस्सलाम वालेकुम, क्या भाई मर गए, माशाल्लाह, अच्छा हो मुबारक हो। तो उस दिन 2 जनाजे होंगे, एक तो वो जो मर गया था और एक ये मुस्कुराने वाले का, क्योंकि आपको ये नहीं था पता कि कहाँ मुस्कुराना है। तो ये भी पता होना चाहिए कहाँ मुस्कुराना। अब्बू से मार पड़ रही, डांट पड़ रही, आपको नंबर अच्छे नहीं आए और आगे से आप हंस रहे हैं, तो अब्बू से लित्तर और पड़ेंगे, फैंटी और पड़ेगी। तो आपको ये पता होना चाहिए कहाँ मैंने मुस्कुराना है और कहाँ मैंने संजीदा रहना है। ये अगर फ़र्क आप भूल गए ना, यानी जहाँ मुस्कुराना था वहाँ संजीदा है, और जहाँ संजीदा रहना था वहाँ मुस्कुरा रहे हैं, तो ज़िंदगी अजाब हो जाएगी, बड़ी मुश्किल हो जाएगी, लाइफ अच्छी नहीं चलेगी। तो एक जो बेस्ट कम्युनिकेटर होता है वो अपनी गुफ्तगू में स्माइल रखता है चेहरे पर, और स्माइल के बारे में कहते हैं ये कंटेजियस है। कंटेजियस उन बीमारियों को कहते हैं जो आपसे दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाती हैं। तो आप देखिएगा जब भी किसी शख्स को आप अगर आप अभी अकेले सुन रहे हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपके साथ कोई बैठा है, आपका दोस्त या फैमिली मेम्बर या कोई शख्स अगर बैठा हो साथ और फ्री में ट्रेनिंग ले रहा हो, कई लोग बड़े तेज़ होते हैं, वो टिकट ले लेते हैं आधा आधा करके, और वो कहते हैं ये जो टिकट पे किया है ना 2 लोग बैठ के देख लेंगे, मोबाइल पे ही देखना है ना,
تو اگرچہ کامنٹ ایک ہی کر سکتا ہے یا کبھی دوسرا بھی پکڑ کے کر رہا ہوگا آپ کے موبائل سے، مجھے کیا پتا بھائی، آپ ہی کو پتا ہے نا۔ تو کبھی کبھی لوگ بڑے تیز ہوتے ہیں، وہ جو ہے نا ایک ٹکٹ لیتے ہیں اور دو بندے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو کبھی 2 بندے آدھے پیسے ڈال کے بھی ایک ٹکٹ لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں چلو دونوں ہی دیکھ لیں۔ اینی ہاؤ، تو وہ اگر آپ کے پاس کوئی بیٹھا ہوا ہے، یا پھر کبھی آپ مشق کیجئے گا کہ آپ اس کو اس کی طرف دیکھیں اور مسکرائیں ایسے۔ تو جب آپ اس کی طرف دیکھیں گے اور مسکرائیں گے تو وہ شخص بھی مسکرانا شروع کر دے گا۔ آپ کبھی یہ پریکٹس کیجئے گا، کل صبح آپ آفس جائیں شکیل صاحب تو آپ کسی کو ہاتھ میں لائیں اور ایسے مسکرائیں، تو وہ بھی مسکرانا شروع ہو جائے گا، کیونکہ یہ جو مسکراہٹ ہے یہ کنٹیجیس ہے، یہ دوسرے میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ تو آپ مسکرانے کی عادت ڈالیے، سیلز کی میٹنگ میں، زندگی میں، ہسبینڈ وائف، بچوں کی تربیت، سوشل لائف، جتنی سٹریس ہمارے معاشرے میں، جتنی پریشانی، دکھ اور غم پھیلے ہوئے ہیں، ان دکھوں اور غموں میں ہمیں مسکرانے کی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ دکھوں نے ویسے ہی ہمیں پریشان کیا ہوا لوگوں کو، تو اگر مسکرائیں بھی نہ تو پھر تو دکھ ہماری گردن کو قابو کر لیں گے۔ تو نان وربل لینگویج میں اسمائل بھی بڑی امپورٹنٹ ہے۔ پھر جب آپ نان وربل لینگویج کی بات کرتے ہیں تو آپ دیکھیں، جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں یا آپ کسی سے گفتگو کر رہے ہوں گے، تو اگر آپ کو اس کا نقطہ نظر ٹھیک لگے، اس کی بات صحیح لگے، تو آپ ایسے کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں نوڈنگ، سر ہلانا۔ تو آپ ایسے نوڈ کیا کریں۔ ایک یہ ہے کہ میں ایسے ہی بس دیکھوں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور ایک یہ ہے میں کہوں آپ ٹھیک فرما رہے ہیں، یہ بات بڑی ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں نوڈنگ، تو یہ بھی ایک جیسچر ہے نان وربل لینگویج کا کہ آپ نوڈ کرتے ہیں، NODDING، NODDING، غالباً نوڈنگ کے ڈبل ڈی سپیلنگ ہے یا ڈی ہے۔ نوڈنگ کا مطلب ہے سر ہلانا، ایسے کرنا۔ اس کا مطلب ہے میں جو آپ کی بات سن رہا ہوں تو میں توجہ دے رہا ہوں آپ کو۔ تو آپ کیا کریں کہ آپ جب بھی کسی سے گفتگو بات کر رہے ہوں اور آپ کو بات ٹھیک لگ رہی ہو تو آپ نوڈنگ کیا کریں، تو تاکہ دوسرے کو پتہ چلے آپ اس کی بات غور سے سن رہے ہیں۔ تو جیسچرز جیسے جیسے آپ کے ٹھیک ہوتے جائیں گے، باڈی لینگویج ٹھیک ہوتی جائے گی، آپ کی کمیونیکیشن بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ جیسے جب کوئی شخص ایسے ہاتھ باندھ کر میٹنگ کے دوران بیٹھا ہو تو 2-3 وجہ ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ سیلز میٹنگ میں اور کسی شخص نے ایسے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں تو 2-3 وجہ ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ سردی لگ رہی ہے اس شخص کو، ایک وجہ یہ اس کی عادت وہی ہے ویسے ہی بس ہاتھ ایسے باندھنے کی، اور ایک وجہ یہ کہ ہو سکتا ہے اسٹمک میں یا پیٹ میں کہیں درد ہو رہا ہے بیچارے کو، تو یا پریشر ہے، کچھ ہے ایسا، یا پھر ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ آپ کی گفتگو میں سنجیدگی نہیں لے رہا۔ سیلز میں جب آپ میٹنگز کر رہے ہوتے ہیں یا جیسچرز جب آپ سیکھیں گے، لرن کریں گے، تو ایسے ہاتھ، یہ جو کراس آرمز ہیں، کراس آرمز، ان کراس آرمز کا مطلب ہوتا ہے میں نے آپ کی کوئی بات اپنے دل میں نہیں جانے دینی۔ دیکھا میں نے رکھا ہوئے ہیں دونوں بازو ادھر، نہیں جانے دوں گا، آپ کی کوئی بات نہیں میں نے سننی۔ تو کئی مرتبہ آپ دیکھیں تو آپ نے اگر آپ کو لگے کہ بندہ نوڈنگ بھی نہیں کر رہا، آپ کو دیکھی جا رہا ہے، اسٹیئر کیے جا رہا ہے گفتگو میں، تو اس کا مطلب ہے پھر اس کا یہ والا جیسچر جو ہے آپ کو چینج کرنا پڑے گا۔ یہ والا جیسچر، ہاتھ کھلیں گے تو آپ کی بات، آپ کا پیغام، آپ کا آئیڈیا اس شخص تک جائے گا۔ تو کچھ ایسا کریں کہ اس کے بازو کھل جائیں اور وہ آپ کی بات سننے کے لیے آمادہ ہو جائے اور تیار ہو جائے اور آپ کی بات پر فوکس کرے۔ یہ بھی بڑا امپورٹنٹ جیسچر ہے باڈی لینگویج میں۔ کراس آرمز، کئی مرتبہ لوگ آپ دیکھیں آپ کی گفتگو سن رہے ہوں گے ایسے کر کے، اور ایسے سر بھی رکھا ہوگا پیچھے۔ تو جب ایسے کسی نے سر رکھا ہوا ہو اور ٹانگ پہ ٹانگ رکھی ہوئی ہو تو اس کی بھی کئی وجہ ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ اس کی ہو سکتی ہے کہ یہ شخص جو ہے اس کی عادت ہے، کوئی بات نہیں، کبھی کوئی تھکا ہوتا ہے تو اس طرح رکھ لیتا ہے، کبھی کسی کا سٹائل ہوتا ہے تو ایسے رکھ لیتا ہے، اور کبھی کوئی شخص جب ایسے آپ سے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں آپ، اور کوئی شخص ایسے ہی گفتگو کرتا رہے اور ٹیک بھی لگائی ہوئی ہو ایسے ہی، تو اس کا مطلب ہے وہ زیادہ بڑا چودھری ہے، چودھری بننے کی کوشش کر رہا ہے، تو وہ چاہتا ہے میں چودھری ہوں، تو چودھریوں کے سٹائل میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو آپ کو پھر چاہیے کہ کچھ ایسا کریں کہ اس کی ٹانگیں یہاں سے یہاں آ جائیں۔
تاکہ وہ زیادہ توجہ سے آپ کی بات سنیں. سو لائف میں آپ یہ جیسچرز باڈی لینگویج سیکھتے رہیں گے, امپروو کرتے رہیں گے, ڈیولپ کرتے رہیں گے, اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاں یہ تو بڑی اہم بات ہے. کوئی گفتگو کر رہا ہو اور گفتگو کے دوران بار بار ہاتھ ایسے کر رہا ہو تو اس کا مطلب ہے وہ بیچارہ کنفیوز سا ہے, پریشان سا ہے. یہ کنفیوژن کی نشانی ہوتی ہے بار بار ایسے کرنا, ایسے, یا بار بار ایسے کہیں چین کو چھیڑتے رہنا, تو ایسے ایسے کرتے رہنا چین کو. کئی لوگ گفتگو کرتے ہوئے ایسے کرتے رہتے ہیں, کئی ایسے دانتوں میں انگوٹھا رکھ کے کئی لوگ کرتے رہتے ہیں. تو اس کا بھی بندے کو فیئر ہے, کوئی خوف ہے, جیسے ایسے کر رہا ہوتا ہے بندہ, کنفیوز سا ہے, پریشان سا ہے. تو ایسے ایسے بھی جب کوئی بندہ اپنی چن کو ہاتھ لگا رہا ہو تو وہ کچھ سوچ رہا ہوتا ہے, وہ آپ کی بات کے بارے میں نا کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے, جب ایسے ایسے کر رہا ہوتا ہے بار بار. تو آپ جب باڈی لینگویج کے اسٹوڈنٹ بنیں گے آپ خود ہی سیکھتے رہیں گے انشاءاللہ بہت ساری چیزیں. آج چونکہ موٹی موٹی اہم باتیں میں بتاتا ہوں, پھر تو تفصیلی بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ سیکھیں گے. ایک بڑی امپورٹ تو آج اتنا ہی, باڈی لینگویج میں آج اتنی ہی باتیں کافی ہیں. جو 7واں سٹیپ ہے وہ ہے لسننگ. ایک اچھے کمیونیکیٹر کو ایک اچھا لسنر ہونا چاہیے. اگر آپ ایفیکٹو لسنر نہیں ہیں تو آپ ایفیکٹو کمیونیکیٹر بھی نہیں بن سکتے. تو پاور آف لسننگ, لسننگ کی طاقت ہے. 5 لسننگ کی ٹائپس ہیں. کتنی؟ 5. تو آج میں آپ سے 5 لسننگ کی ٹائپس شیئر کروں گا. تو ٹائپ نمبر 1, اگنورنگ, نظر انداز کرنا. آپ نے کبھی ایسا شاید آپ کے ساتھ ہوا ہو یا نہیں ہوا, تو آپ کیا کریں گے؟ آپ ایک بینک میں گئے, بینک میں ریسیپشنسٹ پہ ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی یا لڑکا بیٹھا تھا. آپ نے جا کے کہا ہیلو السلام علیکم. دوسرے شخص نے آپ کا کوئی جواب نہیں دیا, ادھر دیکھ رہا تھا, کوئی کام کر رہا تھا, وہاں دیکھ رہا. آپ نے سلام کیا, کوئی جواب نہیں. گردن ادھر موڑی اس نے تو پھر نیچے دیکھ کے کچھ ایسے فائل پکڑی اور شروع کر دیا. تو آپ نے کہا وہ میرا نام یہ ہے, میں کچھ پوچھنے آیا تھا, اکاؤنٹ کیسے کھلے گا. اس نے کچھ آپ کی بات نہیں سنی اور اپنے کام میں لگا. پھر ہٹا تو موبائل پکڑ لیا اور موبائل پہ کوئی فون کر رہا ہے. نہیں, کہاں پہ ذرا وہ لے آنا وہ جو 3 چیزیں میں نے آپ کو کہی تھی. کیسا فیل ہو رہا آپ کو؟ اچھا لگ رہا آپ کو؟ آپ کسی شخص سے بات کر رہے ہیں اور وہ اب یہ شخص آپ کی بات سن رہا ہے, یہ تو اگنور کر رہا ہے, آپ کو نظر انداز کر رہا ہے. آپ کہہ رہے السلام علیکم, کوئی جواب نہیں, کہیں دیکھ رہا تھا. آپ نے کہا وہ میں حاضر ہوا تھا, وہ کاغذوں کے ساتھ کھیل رہا تھا, کوئی جواب ہی نہیں دے رہا آگے سے. پھر آپ نے کہا وہ اکاؤنٹ کیسے کھلے گا, وہ موبائل پہ لگا ہوا کہیں, پتہ نہیں کیا بات کر رہا. تو کیسا لگے گا آپ کو؟ یہ بہت برا لگے گا. اگنور کر رہا ہے دوسرا شخص. کوئی آپ کو اگنور کرے تو آپ کیا ایسے شخص کو کریں گے جو آپ کی بات کو سن رہا ہے؟ تو پہلی ٹائپ ہے اگنور ہے. تو جیسے کوئی آپ کو اگنور کرے تو آپ کو اچھا نہیں لگتا, بالکل اسی طرح اگر آپ کسی کی بات نہ سنیں اور اگنور کر رہے ہوں تو اس کو بھی اتنا ہی غصہ آپ پر آتا ہے جتنا آپ کو دوسرے شخص پر آتا ہے جب وہ آپ کو نظر انداز کرتا ہے. تو سٹیپ نمبر 1, ٹائپ نمبر 1, اگنورنگ. ٹائپ نمبر 2, دوسری ٹائپ ہے پریٹینڈنگ. پریٹینڈنگ, سننے کی ایکٹنگ کرنا. سن نہیں رہا لیکن سننے کی ایکٹنگ کر رہا ہے. مثال کے طور پر آپ کسی شخص کو اپنا موقف بیان کر رہے ہیں, موبائل سے کھیل, ہاں بتائیے آپ, میں سن رہا ہوں آپ کو, کریں بات کریں, اور آپ موبائل کے ساتھ کھیلی جا رہے ہیں. ہاں بتائیں میں سن رہا ہوں. جی ہاں میں سن رہا ہوں. یہ سن رہا ہے؟ یہ تو نہیں سن رہا, یہ سننے کی ایکٹنگ کر رہا ہے. یہ کیا کر رہا ہے؟ سننے کی ایکٹنگ کر رہا ہے. ہیلو, سننے کی کیا کر رہا ہے؟ ایکٹنگ. ٹائپ نمبر 2. ٹائپ نمبر 3, ہیئرنگ. HEARING, ہیئرنگ. کئی مرتبہ ایسا ہوا ہوگا آپ دوسرے شخص نے کوئی بات آپ اسے بتا رہے تھے, آپ کہہ رہے تھے میں ذرا نا ایک کیس آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں, تو آپ نے 3-4 منٹ اپنی بات کی, اور 3-4 منٹ جب آپ نے بات مکمل کر لی تو دوسرا شخص کہتا ہے کیا کہا ہے, وہ ذرا دوبارہ بتانا, میں صحیح سنا نہیں میں نے, تو کیا کہا آپ نے؟
تو کتنا آپ کو غصہ آتا ہے اور عجیب لگتا ہے کہ 3-4 منٹ میں نے بات بتائی ہے تو وہ کہہ رہا کیا کہا آپ نے. تو وہ کیا کر رہا تھا؟ ہیرنگ کا مطلب ہوتا ہے جسمانی اعضاء سے سننا. تو آپ کہہ رہے تھے دیکھ بھی میری طرف رہا تھا, کان بھی میری طرف تھے, کچھ اور کر بھی نہیں رہا, کان بھی میری طرف ہے, کان بھی اور دیکھ بھی مجھے رہا ہے, اور 2-3 منٹ آپ نے بات اپنی بتائی اور پھر کہہ رہا کیا کہا ہے وہ ذرا دوبارہ بتائیے, سمجھ نہیں مجھے آیا. تو آپ کو غصہ آتا ہے کہ عجیب آدمی ہے. تو وہ کیا کر رہا تھا؟ جسمانی اعضاء سے سن رہا تھا. کان ادھر تھے, آنکھیں ادھر تھیں, لیکن دماغ کہیں اور تھا. کان یہاں تھے, آنکھیں ادھر تھیں آپ کی طرف, لیکن دماغ کہیں اور تھا. تو یہ ہیرنگ. آپ کو اچھا لگتا ہے؟ ایسا نہیں, جیسے آپ کو نہیں لگتا دوسروں کو بھی نہیں لگتا. تو فورتھ ٹائپ ہے لسننگ. لسننگ یہ ہے کہ کان بھی ادھر, آنکھیں بھی ادھر, باڈی بھی ادھر, اور دماغ اور توجہ اور فوکس بھی ادھر. یہ ہے لسننگ. تیسری اور چوتھی ٹائپ میں کیا فرق ہے؟ تیسری میں کان اور آنکھیں ادھر تھیں, دماغ کہیں اور تھا. چوتھی ٹائپ میں دماغ بھی وہیں, آنکھیں بھی وہیں, کان بھی وہیں. اور ففتھ ٹائپ ہے جو میجک کرتی ہے, جو کمال کرتی ہے, اس کا نام ہے لسننگ ود ایمپتھی. EMPATHY, ایمپتھی. لسننگ ود ایمپتھی اپنے آپ کو دوسرے شخص کی جگہ پر رکھ کر سننا. اپنے آپ کو دوسرے شخص کی جگہ پر رکھ کر سننا, اور وہ ایموشنز, وہ احساسات, وہ جذبات, وہ فیلنگز, وہ ایموشنز جو دوسرا شخص اپنی بات کرتے ہوئے محسوس کر رہا ہے, وہ جذبات اور احساسات اپنے اوپر طاری کرنا, اسے کہتے ہیں لسننگ ود ایمپتھی. ایگزامپل, مثال کے طور پر ایک شخص آپ کو ملا اور اس نے بس میں ساتھ بیٹھا ہوا تھا, کہیں آپ ڈیوو میں یا جہاز میں جا رہے تھے, تعارف ہو گیا, گپ شپ ہو گئی, وہ آپ کو بتا رہا اپنی کہانی. آپ نے اسے کہا, وہ بزنس مین تھا کوئی, آپ نے کہا ذرا اپنے بزنس کی کہانی تو بتائیے. اس نے کہا وہ بزنس کی کہانی کیا بتاؤں آپ کو, 0 سے شروع ہوا تھا, پیدل تھا زندگی میں, سائیکل بھی نہیں تھی میرے پاس, چائے کی دکان پہ کام کرتا تھا, اور پھر یہ کیا وہ کیا فلاں کیا, اور اب میرے پاس لینڈ کروزر ہے, گاڑیاں ہیں, گھر ہے, فیکٹری ہے, کمپنی ہے, لوگ ہیں, کام کرتے ہیں. تو آپ بتائیے, وہ خوشی کی کہانی سنا رہا ہے, تو اس کی فیلنگز کیا ہوں گی, اس کے احساسات کیا ہوں گے؟ وہ 0 سے چل کے ہیرو بنا ہے, کہاں سے گزرا, کہاں تک پہنچا. تو اب آپ اگر سن رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھا, یا ویسے ہی بس سن ہی جا رہے ہیں, بس ایسے بیٹھے ہوئے, اچھا اچھا, تو کتنا عجیب لگ رہا ہے. لیکن اگر آپ کے اندر وہی احساسات اور جذبات, یعنی وہی فیلنگز اور ایموشنز آ جائیں جو دوسرا شخص اپنی کہانی بیان کرتے ہوئے محسوس کر رہا ہے, اور اب آپ سنیں, تو آپ کے چہرے پر خوشی آئے گی, اور آپ کہیں گے واہ کمال ہے, یہ تو آپ نے کمال کر دیا. اچھا اور بتائیں, کیا یہ تو بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے, اس کا مطلب آپ نے تو 0 سے زندگی کا آغاز کیا, تو ویل ڈن, تو کمال ہے, تو بتائیں ذرا یہ نقطہ ذرا تفصیل سے بتائیں. تو دیکھیں آپ بھی خوش ہیں, آپ کے اندر بھی جوش ہے, جنون ہے, فیلنگ ہے, احساس ہے, وہی جو بیان کرنے والے کے اندر. تو یہ ہے لسننگ ود ایمپتھی. یہ لسننگ ود ایمپتھی اگر نہیں آئے گی, آپ اچھے کمیونیکیٹر نہیں بن پائیں گے. سو آلویز لسن ود ایمپتھی. ایک شخص کس تکلیف اور کس کرب سے گزر رہا ہے. ایک شخص آپ کے آفس نہیں آیا 5 دن, آپ گئے 5ویں دن آیا ہوا تھا, آپ نے اس سے پوچھا 5 دن آئے نہیں, وہ کہہ رہا میری امی جو ہے نا ICU میں داخل تھیں, تو میری تو 5 راتیں بالکل نیند نہیں آئی, اور میں تو بہت غم اور پریشانی اور دکھ اور تکلیف میں تھا. تو آپ اسے کہیں اچھا ٹھیک ہے, بس وہ کام بڑا پینڈنگ پڑا ہوا ہے, باس نے کہا تھا 5 دن نہیں آئے تو جلدی سے وہ کام شروع کر دیں. اب آپ مجھے بتائیے, یہ جو دوسرا شخص تھا, اس نے کیا اس کو لسننگ ود ایمپتھی والا اصول اپلائی کیا ہے؟ نہیں. وہ کس کرب اور تکلیف سے گزر رہا, یہ اگر اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھتا کہ اس کی امی ICU میں داخل ہیں, ساری رات سو نہیں سکا, کس تکلیف میں, کس کرب میں, کس اذیت میں, کس فیلنگ میں, وہ فیلنگز اور ایموشنز اپنے اوپر اگر طاری کرتا, تو کہتا ہو مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ بیمار ہیں, عیادت کے لیے حاضر ہوتے, اللہ ان کو شفا دے, صحت دے, تو کس ہاسپٹل میں ہیں اور کیا ہوا ذرا بتائیں تھوڑا سا.
और बताता फ़लाँ हॉस्पिटल में फ़लाँ चैलेंज है। अच्छा, उस हॉस्पिटल में तो मेरे एक जानने वाले दोस्त भी हैं, वो डॉक्टर हैं वहाँ, तो कोई भी मेरे लायक खिदमत है तो बताएं। तो अगर आपके वहाँ डॉक्टर थे जानने वाले, या आप कुछ भी ना करें तो दुआ तो कर सकते हैं ना। आपके मैं दुआ करूँगा आपकी अम्मी के लिए ज़रूर, ताकि अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द सेहत अता फरमाए। वालदा की तो सेहत ख़राब हो जाए तो यकीनन आपका तो साथ साथ सब कुछ है, अल्लाह उनको लंबी उम्र दे, सेहत दे। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश भी करूँगा कि इयादत के लिए हाजिर हूँ। तो अब देखें, अब आप ये है लिसनिंग विद एम्पैथी। किसको मेरी बात समझ आ रही है? जिसको समझ आ रही है वो कमेंट्स में लिखे आई एम द बेस्ट। कमेंट्स में लिखे आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। आई एम द बेस्ट क्यों है? क्योंकि आप अच्छे लिसनर हैं। आज के बाद आपने ये लिसनिंग की 5वीं टाइप अप्लाई करनी है, तो देखिएगा कितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म का आपको फ़ायदा होगा। यू विल बिकम अ ग्रेट कम्युनिकेटर। ये 5 टाइप्स थी, तो आई एम द बेस्ट लिखें कमेंट्स में जिसने ये लिसनिंग की 5वीं टाइप जो प्रैक्टिस करेगा। ओके, स्टेप नंबर 7, 7th स्टेप लिखें आप। 7th स्टेप इज अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स। जो शख्स लड़ना चाहे आपसे, उससे लड़ाई मत करें। उसकी सबसे बड़ी सजा ये नहीं है कि जो आपको लड़ना चाह रहा है आप उसको लड़ना शुरू कर दें। उसकी सबसे बड़ी सजा ये जो हाथ आया था, मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें जानते नहीं तुम। आप कहें हाँ नहीं आप तो बड़े, मैं तो जानता हूँ आपको गलती होगी, माफ़ी चाहता हूँ मैं, आप तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो अब देखें वो जो आया था लड़ने, तो सबसे बड़ी सजा उसकी ये है कि आप कहें आई एम नॉट रेडी टू फाइट। आप कहें थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, मैं लड़ने के लिए तैयार नहीं। आई एम नॉट रेडी टू फाइट, यू आर विनर। आप बगैर बिला मुकाबला ही जीत चुके हैं। तो कोशिश करें लड़ाइयों से इज्तनाब करें। आपको एक फ़ोन आया, दूसरा बंदा कोई बात करने लगा था जो बिल्कुल कॉन्फ्लिक्टिंग थी और आपकी लड़ाई हो जानी थी फ़ोन पर, तो उसे कह दें आप कि ज़रा ना मैं आपको थोड़ी देर बाद फ़ोन करूँगा, मैं थोड़ी देर बाद फ़ोन करता हूँ आपको इंशाल्लाह। फ़ोन बंद हो गया। तो अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स। कोशिश करें कि कम्युनिकेशन में लड़ाइयाँ ज़्यादा होती हैं, गुफ्तगू करके लड़ाइयाँ होती हैं ज़्यादा। फिज़िकल लड़ाइयाँ कम होती हैं दुनिया में, ज़्यादा लड़ाइयाँ अल्फाज की लड़ाइयाँ और बॉडी लैंग्वेज की लड़ाइयाँ और कम्युनिकेशन की लड़ाइयाँ, ख्यालात की लड़ाइयाँ, जज्बात की लड़ाइयाँ, एहसासात की लड़ाइयाँ, फीलिंग्स की लड़ाइयाँ, इमोशंस की लड़ाइयाँ होती हैं। तो आपने अवॉइड करना है इन कॉन्फ्लिक्ट्स से। स्टेप नंबर 9, 9वां स्टेप है अवॉइड आर्गुमेंटेशन। याद रखें, जब भी किसी शख्स से बात हो रही हो और आप दलील दे रहे हो, तो दलील जब आपकी मजबूत होगी तो आप जीत जाएंगे। जब आपकी कोई डिस्कशन हो रही, कोई बहस हो रही और आपके पास मजबूत आर्गुमेंट है, आपने वो आर्गुमेंट दिया, वो दलील दी आपने, तो आप जीत गए। लेकिन ये बताइए, 2 लोगों में जब आप जीत गए तो दूसरा शख्स, उसको क्या हुआ? वो हार गया। तो ये मुझे बताएं, कोई हारा हुआ शख्स वो जीते हुए शख्स को, बेशक वो जेन्युइन जीता हो, वो उसे अच्छा समझता है, उसकी फीलिंग अच्छी आती है। आपको हार के कभी फीलिंग अच्छी आई है? बहुत मुश्किल काम है। तो आप दलाइल से लोगों को हराने की कोशिश न करें, लोगों को दलाइल से हराने की कोशिश न करें, क्योंकि हारा हुआ बंदा आपके साथ जिंदगी में चलना नहीं चाहता। सो डू नॉट ट्राई टू विन आर्गुमेंट, ट्राई टू विन द अदर पर्सन। दलील हार जाए कोई बात नहीं है, लेकिन दूसरे शख्स को जीत लें। दलील हार जाए नो मैटर, दलील हार गए, दूसरे शख्स को जीत लिया, तो यही असल जीत है। वरना मियाँ और बीवी की लड़ाई में खुदा न खास्ता अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट राइज हो गई और कॉन्फ्लिक्ट की वजह दलाइल बनते हैं, आर्गुमेंट्स बनते हैं, बहस बनती है, तो बहस आप जीत गए और खुदा न खास्ता रिश्ता हार गए, तो क्या जिंदगी रहेगी आपकी। सो कोई बात नहीं, अगर आप दलाइल हार जाएं, आर्गुमेंट्स हार जाएं और दूसरे शख्स को जीत जाएं, तो ये ज़्यादा बड़ी क्वालिटी है। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। कौन कौन मेरी बात समझ रहा है? लाइक और लव भेजा करें, मुझे पता चले कि यस आप मेरी बात सुन रहे हैं और मेरा पैगाम आप तक पहुंच रहा है। जिस शख्स तक मेरा पैगाम सही पहुंच रहा है
वो लिखा करे ताकि मुझे पता चले कि मेरा पैगाम पहुंच रहा है। स्टेप नंबर 10, स्टेप नंबर 10 इज गिव इंपॉर्टेंस टू अदर्स। गिव इंपॉर्टेंस टू अदर्स। दूसरों को अहमियत दें अपनी कम्युनिकेशन के जरिए। अपनी कम्युनिकेशन के जरिए दूसरे शख्स को अहमियत देते हैं आप। मिसाल के तौर पर आपकी वेडिंग एनिवर्सरी है, आपकी वेडिंग एनिवर्सरी, शादी की सालगिरह, और आप शहर से बाहर हैं। तो एक ये है कि आप अपनी बीवी को एक मैसेज कर दें और कहें कि हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी, हैव ग्रेट लाइफ, हैव वंडरफुल लाइफ, और फिर आप 2 दिन 4 दिन के बाद घर वापस आए तो फिर आप मिल के कह दें। और एक ये है कि आप वो मैसेज ना करें बल्कि आप कॉल करें। तो बताएं मुझे कि मैसेज से आपने अपनी मिसेज को इंपॉर्टेंस ज्यादा दी है या कॉल से इंपॉर्टेंस गई है? यू टेल मी। तो कॉल से इंपॉर्टेंस गई है। तो जब आप कॉल करेंगे, बावजूद इसके कि आपका शेड्यूल बड़ा टाइट था, आप बहुत मीटिंग्स में थे, आप बहुत बिजी थे, लेकिन आपने वो टाइम निकालना है क्योंकि आपके लिए वो रिश्ता अहम है। अगर वो रिश्ता आपके लिए अहम है तो फिर आपने कम्युनिकेशन में इंपॉर्टेंस देनी है। तो जब आपने कॉल किया है तो उस कॉल के अंदर दूसरे शख्स को पता चला है, वो बेशक 2 मिनट की कॉल ही थी या 1 मिनट की थी, इंपॉर्टेंस दी है। और अगर रिश्तों में आप दूसरे को अहमियत नहीं दे रहे तो रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। रिमेंबर इन लाइफ, if you're not giving importance to other people, your relationship is weakening every single day. बच्चे की बर्थडे थी, आप बाहर मुल्क गए हुए हैं, कम्युनिकेट करें, इंपॉर्टेंस दें। इंपॉर्टेंस देनी पड़ती है, अहमियत देनी पड़ती है। तो आप लाइफ में ये जानें कि मैसेज की इंपॉर्टेंस और है, कॉल की इंपॉर्टेंस और है। और अगर आपके लिए कोई चीज वाकई इंपॉर्टेंट है तो आप अपनी मीटिंग कैंसिल करेंगे और जाके वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे, बाहर होटल में जाएंगे, आप कहीं खाना पीना करेंगे, आउटिंग करेंगे। तो देखें, एक स्टेप था, और ये तो लैक ऑफ इंपॉर्टेंस है कि आपको याद ही नहीं रहा, कोई भी वेडिंग एनिवर्सरी याद नहीं रही आपको होश ही कोई नहीं है। ना बीवी को होश है, ना हस्बैंड को होश है। ये तो ताल्लुक सिफर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो और अगर आपने याद थी और मैसेज किया है तो ये आप एक बिलो एवरेज शख्स वाला काम कर रहे हैं, आप बिलो एवरेज लेवल पर हैं। और अगर आप बिलो एवरेज लेवल पर रिलेशनशिप चलाएंगे तो मुझे बताएं कब तक रिश्ता चलेगा। अच्छा, कॉल किए तो ये कॉल का मतलब है कि थोड़ा सा एवरेज लेवल पर आ गए। मैसेज किया था बिलो एवरेज, कॉल किए तो एवरेज हो गए हैं, अब एवरेज नहीं हुए, कॉल किए एवरेज हुए। और अब आप वो सेलिब्रेट किए इकट्ठे घर में आकर, तो अब आप घर में मौजूद भी हैं, तो आपने अपनी मीटिंग काम आगे पीछे किए, तो अब अबव एवरेज हो गए आप। और अगर आप उस पर वेडिंग एनिवर्सरी पर आप बाहर चले गए हैं किसी अच्छे होटल में, लाहौर में आप रहते हैं, पीसी गए हैं आप सबसे नंबर 1 होटल में खाना खाने, डिनर बाहर कर रहे हैं, तो अब आप थोड़ा अबव एवरेज से ऊपर हैं, अब थोड़ा सा एक्सीलेंट लेवल पर हैं। और अगर आप रिमार्केबल करना चाहते हैं काम, तो आपने साथ कुछ कार्ड बनाया है एक वेडिंग एनिवर्सरी का, या हाथ से लिखा है, कोई फूल बनाए हैं, कार्ड के ऊपर मोहब्बत भरे अल्फाज लिखे हैं, कोई लव लेटर लिखा है आपने। बीवी को नहीं लव लेटर लिखने तो और किन्नू लिखने ने भी, हस्बैंड को नहीं लिखने बीवी ने तो और किसको लिखने। तो अब आप ये कम्युनिकेट कर रहे हैं, हर चीज कम्युनिकेशन है इस दुनिया में। तो अब आपने वो कार्ड भी दिया, गिफ्ट भी दिए, और अब बाहर आउटिंग भी, डिनर भी किए। तो अब मुझे बताएं कि इनमें से स्टेप बाय स्टेप इंपॉर्टेंस चल रही दूसरे शख्स को। और अगर आपने गिफ्ट दिए और आपने वेडिंग एनिवर्सरी किसी दूसरे मुल्क में मनाने की आपके पास सलाहियत है, तो ये तो और भी कमाल हो गया। अब आपने जरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर दिया। तो ये स्टेप बाय स्टेप है इंपॉर्टेंस। वो रिश्ता बीवी का हो, उस्ताद का हो, भाई का हो, दोस्त का हो, कजन का हो, वो जिस मर्जी शख्स का हो,
رشتوں میں جب آپ کسی دوسرے شخص کو اہمیت نہیں دیتے تو یاد رکھیں کسی کے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ آپ کو اہمیت دیتا پھر. When you are not giving importance, no one will give you importance. اس کے پاس زندگی میں اتنے ہزاروں کام ہے کرنے کے لیے. Why the other person will keep giving you importance? So give importance and you will seek importance. Otherwise آپ کے رشتے کمزور ہو جائیں گے اور آپ لائف میں پیچھے رہ جائیں گے. سو گیو امپورٹنس, کیونکہ دوسرے کو اہمیت دینا بھی کمیونیکیٹ کرنا ہے. کمیونیکیشن آپ کے ہر عمل سے دوسرے کو پیغام کچھ پہنچ رہا ہے. سو لرن ٹو کمیونیکیٹ ان دا بیسٹ پاسبل وے. بیسٹ پاسبل وے میں آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں, پتہ چلتا ہے دوسرے شخص کو کہ آپ یس کیسے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. لائف میں بھئی عید کا موقع ہے اور آپ ایک بندے کو بس صرف میسج ہی کر کے ٹرخا دیں عید مبارک, تو پتہ آپ کو چل گیا وہ کتنا امپورٹنٹ ہے. اور ایک شخص کو کال کریں, اب پتہ ہے کہ امپورٹنٹ وہ بندہ کتنا ہے. اور ایک شخص کو عید پر جا کے ملیں تو اب پتہ چلے گا وہ بندہ کتنی امپورٹنس آپ دے رہے ہیں. اور ایک شخص کو آپ عید پر ملے بھی نہیں ہیں بلکہ آپ گئے ہیں فیملی کے ساتھ, تحائف بھی لے کے گئے ہیں, تو اب امپورٹنس کتنی دی جا رہی ہے. تو امپورٹنس کے لیولز ہیں. لرن ہاؤ ٹو گیو امپورٹنس. ونس یو ول گیو امپورٹنس یو ول گیٹ امپورٹنس, پھر اہمیت ملے گی آپ کو. تو یہ ہے اسٹیپ نمبر 10. اسٹیپ نمبر 10 ہے دوسروں کو اہمیت دینا سیکھیے, یہ کمیونیکیٹ کیجئے, اس کو کمیونیکیٹ کیجئے. اسٹیپ نمبر 11 اپریشیٹ ادرس. اپریشیٹ, دوسروں کی تعریف کرنا یہ سیکھیے. اچھے کمیونیکیٹر دوسروں کی تعریف کرتے ہیں. باس کی تعریف کریں, سبارڈینیٹ کی تعریف کریں, دوست کی تعریف کریں, اچھے موسم کی تعریف کریں, لوگوں کی اچھائیوں اور خوبیوں کی تعریف کریں. لرن ہاؤ ٹو اپریشیٹ. 11 اسٹیپ از اپریشیٹ ادرس. اگر آپ تعریف نہیں کر رہے لوگوں کی, موسم کی تعریف نہیں کر رہے, معاشرے کی تعریف نہیں کر رہے, بچوں کی تعریف نہیں کر رہے, تو عادت ڈالیں لوگوں کی تعریف کرنے کی. اپریشیٹ ادرس, یہ 11 نمبر پوائنٹ ہے. دوسروں کی تعریف کریں. تعریف سے لوگ خوش ہوتے ہیں, تعریف سے لوگ خوش ہوتے ہیں. اسٹیپ نمبر 12 ایگری ود ادرس. ایگری, دوسروں سے اتفاق کرنا سیکھیں. جب بھی آپ گفتگو کر رہے ہو تو اپنی گفتگو میں ہمیشہ وہ والی لمحہ, وہ والی بات ڈھونڈا کریں جس کے جواب میں, جس کو سننے کے بعد آپ کہیں او آئی ایگری, میں اتفاق کرتا ہوں, آپ کی بات تو بالکل ٹھیک ہے, آپ صحیح فرما رہے ہیں, آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں. لوگ کیا کرتے ہیں, ان کی وہ اچھے کمیونیکیٹر اس لیے نہیں بنتے کہ وہ تمام گفتگو میں جس سوچتے رہتے ہیں کیڑی گل ہے جیڑی میرے مزاج دے مطابق نہیں ہے. جیسے ہی وہ آئے آپ کہتے ہیں یہ بالکل غلط بات ہے, یہ تو 100% غلط ہے, اس سے میں اختلاف کرتا ہوں, یہ ٹھیک نہیں کہا آپ نے, یہ بالکل ہی غلط بات کی آپ نے. تو دیکھیں جب آپ کسی کو یہ کہیں کہ آپ نے غلط بات کی ہے اور اس نے غلط بھی کی ہو تو اس کو اچھا لگتا ہے. چور کو چور کہیں وہ ہے بھی چور لیکن اسے اچھا نہیں لگتا. جھوٹے کو جھوٹا کہیں اچھا نہیں لگتا. تو یہ آپ کمیونیکیشن کا اصول سیکھیں کہ جب بھی دوسرے سے گفتگو کر رہے ہوں تو وہ والے پوائنٹس ڈھونڈنے. کلائنٹ سے گفتگو کرتے, باس سے گفتگو کرتے, امی سے گفتگو کرتے, بہن سے, بھائی سے, سوسائٹی میں جن پوائنٹس پر آپ یہ موقع ڈھونڈیں ہمیشہ کہ آپ کہیں آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں, میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, یہ بات تو 100% ٹھیک کہی ہے آپ نے, یہ بات میں آپ کی وزن ہے پڑا, یہ بالکل صحیح ہے, درست فرمایا آپ نے. یہ ہے ایگری. ایگری ود ادرس. اسٹیپ نمبر 13 تیسرا ہاؤ ٹو ڈس ایگری. اگر کبھی اختلاف بھی کرنا پڑے تو کس انداز سے کرنا ہے, وہ اختلاف کرنے کا انداز بڑھائیں. اختلاف بھی کبھی کرنا پڑے گا لیکن اختلاف رائے کا بھی ایک کوئی ادب ہوگا, کوئی احترام ہوگا, کوئی طریقہ ہوگا, کوئی انداز ہوگا. انداز ہی سب کچھ ہوتا ہے. سیف انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں. سیف انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں. تو آپ کا انداز جو ہے نا وہ بڑا میٹر کرتا ہے کہ آپ کیا انداز کیا استعمال کر رہے ہیں. تو کسی سے کبھی اختلاف کرنا پڑتا ہے تو کیسے اختلاف کریں. ایک بندے نے بات کر دی جس کو آپ ٹھیک نہیں سمجھتے تو یہ تھوڑی کہیں گے آپ کی بات 100% غلط ہے, بالکل غلط کر دی. آپ کہیں گے
کیونکہ آپ کو اختلاف کا حق ہے، دوسرے کو رائے دینے کا حق ہے. تو آپ کہیں گے اکرم صاحب، نعیم صاحب، جو بھی نام ہے سامنے والے بندے کا، یا امی ابو بہن بھائی بیوی جو بھی ہے، آپ کہیں گے یہ جو بات آپ نے فرمائی ہے کیونکہ آپ کی رائے ہے تو میں آپ کی اس رائے کا احترام کرتا ہوں، اور آپ کی رائے ہے تو میں اس کی ریسپیکٹ کرتا ہوں اور احترام کرتا ہوں، لیکن اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں بھی اپنے رائے کا اظہار کر دوں اور پھر اپنی بات آگے بیان کر دیں جو مختلف رائے آپ کی. آپ کہیں گے آپ کی رائے کا میں احترام کرتا ہوں، آپ کی رائے اپنی جگہ پر درست ہے، اور اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی اپنی رائے کا اظہار کر دیتا ہوں، میں بھی اپنا خیال موقف بیان کر دیتا ہوں، اور پھر اپنا خیال اور موقف آپ احسن اچھے بھلے انداز سے بیان کر دیں. تو دس از ہاؤ ٹو ڈس ایگری. اختلاف یہ کرنا ایسے ہوتا ہے. آپ کہیں آپ کی رائے اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک ہوگی اور آپ اپنی جگہ پر بالکل درست فرما رہے ہوں گے، آپ کی رائے کا میں پورا احترام کرتا ہوں، اور اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی اپنی رائے کا اظہار کر دیتا ہوں، میں بھی اپنا موقف پیش کر دیتا ہوں. تو اب دیکھیں نا، یہ گریس ہے، یہ ایک طریقہ ہے، یہ ایک انداز ہے کہ آپ دوسرے کو نیچا نہیں دکھا رہے کہ آپ نے بالکل غلط بات کر دی، 100% غلط ہے، آنے کا علم نہیں ہے آپ کو، جاہل آدمی ہیں آپ، یہ کہاں سے آپ کو پتا ہے، میں بتاتا ہوں ٹھیک کیا ہے، میرا علم ہے، میں پی ایچ ڈی ہوں، میں بڑا پہنچا ہوا ہوں. اس انداز سے آپ بتائیں دوسرا شخص آپ کا سر پھاڑے گا یا آپ کی بات سنے گا؟ اور آپ کہیں میں اختلاف کر رہا تھا. This is not the way to disagree. So learn how to disagree. یہ 13واں پوائنٹ ہے آج کے سیشن کا، سیشن نمبر 14. Are you learning؟ کیا سیکھ رہے ہیں؟ اگر آپ لرننگ کر رہے ہیں تو آپ کہیں یس، گریٹ، فینٹاسٹک، میں بہت کچھ سیکھ رہا ہوں. تو سٹیپ نمبر 14 آج کے سیشن کا 14واں پوائنٹ ہے، ہاؤ ٹو کریٹیسائز. کبھی کبھی تنقید بھی کرنی پڑتی ہے، بچوں پہ کرنی پڑتی ہے، بڑوں پہ کرنی پڑتی ہے، چھوٹوں پہ کرنی پڑتی ہیں، کبھی اپنوں پہ کرنی پڑتی ہے، کبھی غیروں پہ کرنی پڑتی ہے. تو تنقید بھی کرنی پڑتی ہے کیونکہ تنقید برائے اصلاح ضروری ہے. تعریف بھی کرنی پڑتی ہے، تنقید بھی کرنی پڑتی ہے. تو کمیونیکیشن میں کبھی آپ کو تنقید کرنی پڑے تو پھر آپ کو طریقہ آنا چاہیے کہ کریٹیسائز کیسے کرنا ہے، کیونکہ کمیونیکیشن میں کریٹیسائز بھی کرنا پڑے گا آپ کو. ہاں، تنقید ایک ہوتی ہے برائے تنقید، آپ نے وہ نہیں کرنی کیونکہ آپ قابل لوگ ہیں. آپ نے تنقید برائے اصلاح کرنی ہے. تو جب تنقید برائے اصلاح ہوگی تو وہ صحیح دوسرے شخص کو لگے گی، دوسرا شخص اس کا مائنڈ نہیں کرے گا. تو تنقید برائے اصلاح یہ ہے کہ فرض کیجئے آپ کی کمپنی ہے اور آپ اس میں سیلز مینیجر ہیں، اور آپ کے 2 لوگ ہیں یا 3 یا 4 کمپنی میں لوگ کام کرتے ہیں، اور 2 لوگ اچھی کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر رہے، لو پرفارم کر رہے ہیں، ٹارگٹس اچیو نہیں کر رہے. تو ایک یہ ہے کہ آپ ان کو گائیڈ کریں کہ آپ اچھا پرفارم کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ ان پہ تنقید برائے تنقید کریں. جب تنقید برائے تنقید کریں گے تو کہانی خراب ہو جائے گی. تو اب اصلاح کے لیے تنقید کیسے کرنی ہے؟ 3 سٹیپس ہیں اس کے، 1 2 3 سٹیپس. ہاؤ ٹو کریٹیسائز، 3 سٹیپس ہیں. پہلا سٹیپ، اس کی تعریف کریں. ہر شخص میں کوئی نہ کوئی خوبی موجود ہوگی، ہاں خامیاں بھی موجود ہوں گی، تو خوبی کی تعریف کریں. آپ کہیں یہ آپ کے اندر خوبی ہے اور اس خوبی کی تعریف کیجیے. اور پھر سٹیپ نمبر 2 اپلائی کریں. سٹیپ نمبر 2 یہ ہے کہ وہ نقطہ جو ٹھیک نہیں کر رہا اس کے بارے میں بات کریں، اسے ایڈریس کریں کہ یہ آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے. اور سٹیپ نمبر 3 یہ پھر تعریف کریں. آخر پہ کہیں یہ خوبیاں آپ میں کمال ہیں، مجھے امید ہے یہ کمی بھی آپ دور کر لیں گے اور آپ بہترین ہیں، آپ چھا جائیں گے، چیمپئن ہیں، آپ زبردست پرفارم کریں گے. تو پہلے تعریف کہ آپ نے یہ 2 اچھے کام کیے ہیں، آپ چھٹی نہیں کرتے کمپنی میں، روزانہ آتے ہیں، ریگولر آتے ہیں، آپ کی یہ بڑی خوبی ہے، میں نے دیکھی ہے. آپ ڈریس اچھا پہنتے ہیں، لباس اچھا پہنتے ہیں، یہ آپ کی خوبی ہے. آپ روزانہ کم سے کم جو 2 سے 3 میٹنگز ہیں وہ آپ کرتے ہیں، وہ آپ کی خوبی ہے. لیکن آپ میں ایک ایریا آف امپروومنٹ بھی ہے، ایک چیز آپ نے بہتر کرنی ہے. کہ میں نے دیکھا ہے کہ اکثر آپ کو جب میں بتاتا ہوں تو آپ ایک غلطی 2 4 بار کرتے ہیں. تو آپ کو وہ غلطی 2 4 5 بار اگر ایک ہی غلطی کریں گے تو آپ تو لائف میں کبھی آگے نہیں بڑھ پائیں گے، کیونکہ کامیاب آدمی جو ہے وہ ایک غلطی دوبارہ نہیں کرتا. اگر آپ یہی غلطی کل بھی کریں، پرسوں بھی کریں، ہر میٹنگ میں کریں، تو آپ تو کبھی لائف میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے.
सो मैं चाहता हूं कि ये गलतियां आप दूर करें ताकि ज्यादा जिंदगी में कामयाब हो पाएं। और फिर तीसरा स्टेप, तारीफ। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप काबिल आदमी हैं और आप समझदार शख्स हैं और आप अपने अंदर बेहतरी लाएंगे और अगली दफा, अगली मीटिंग में, अगले वीक में, अगले महीने में आपकी परफॉर्मेंस कंपनी में सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट होगी। आई बिलीव इन यू, यू आर द बेस्ट। ये फिर तारीफ और क्रिटिसाइज मुकम्मल। तो हाउ टू क्रिटिसाइज ये भी लर्न करना है। स्टेप नंबर 14। स्टेप नंबर 15, 15वां स्टेप आपने नोट करना है। 15वां स्टेप ये है, एडमिट व्हेन यू आर रॉन्ग। कम्युनिकेशन में अपनी गलती को तस्लीम करने की आदत डालें। ये बड़े आदमी की आदत है। एडमिट व्हेन यू आर रॉन्ग। जब आप गलत हैं तो तस्लीम कर लें, आई एम रॉन्ग, आई एम सॉरी। ये कहने में क्या जाता है, ये लफ्ज ही है ना, चंद लफ्ज बोल लें, आई एम सॉरी, मेरी गलती, इट इज माई मिस्टेक, आई एम सॉरी, आई विल इम्प्रूव इट, मैं इसे बेहतर करूंगा, जिंदगी में सब चीज बेहतर हो जाएगी। लेकिन अगर आप ये करें ना तो लाइफ कैसे प्रोग्रेस करेगी, कैसे डेवलप करेगी, कैसे आप आगे बढ़ेंगे। आप हर दफा कहें, सारी दुनिया में लड़ाइयां इसलिए हैं, वो कहता है मैं ठीक हूं, दूसरा कहता है मैं ठीक, वो कहता है तुम गलत हो, दूसरा कहता है तुम गलत हो। तो सारे रिश्ते नातों में, बिजनेस में, जॉब में यही तो ब्लंडर है कि दूसरा शख्स कहता रहता है तुम गलत हो, वो कहता रहता है तुम गलत हो। तो आप कहें, अगर आपकी गलती है, मिस्टेक है, तो आप कहें इट इज माई मिस्टेक, आई एडमिट, आई मस्ट इम्प्रूव इट। मुझे इसको ठीक करना, मुझे इससे बेहतर करना, डेवलप करना। लाइफ में याद रखें, अगर आप अपनी गलतियों को तस्लीम करते हैं तो आप बहादुर शख्स हैं। आपके अंदर जुर्रत है। जिनमें जुर्रत होती है, ब्रेवरी होती है, वही लोग अपनी गलती को तस्लीम करते हैं। मैं ट्रेनिंग्स में देखा, 18वें 19वें ग्रेड के लोग जो हैं वो भी मेरी ट्रेनिंग्स में आए हैं और उन्होंने कहीं गलती लाइफ में, जिंदगी में उनसे हुई है तो वो उन्होंने सरे आम सबके सामने ये तस्लीम किया कि ये मेरी गलती है, इसको मुझे बेहतर करना चाहिए, मुझे ठीक करना चाहिए। क्योंकि अजीम लोग ही अपनी गलती को तस्लीम करते हैं। कमजोर लोग, छोटे लोग, आम लोग, वो तो हमेशा मलबा दूसरों पे डाल देते हैं, तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुम गलत हो। तो आपने कम्युनिकेशन में ये याद रखना है, कहीं गलती हो तो कह देना आई एम रॉन्ग, इट इज माई मिस्टेक, मुझे इससे बेहतर करना चाहिए। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। मुझे उम्मीद है कि आपको आज के इस कम्युनिकेशन स्किल्स के सेशन से बहुत फ़ायदा हो रहा है और आप बहुत कुछ सीख रहे हैं और प्रोग्रेस करेंगे इंशाल्लाह। ये सेशन जो मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे, 15 पॉइंट्स मैंने आपसे आज के सेशन में शेयर किए हैं और आई होप ये कोर्स बहुत ज़बरदस्त रहा है, आपने बहुत कुछ सीखा है और आप लाइफ में प्रोग्रेस करेंगे, डेवलप करेंगे, आगे बढ़ेंगे, अपनी ज़िंदगी में एक्स्ट्रॉर्डनरी बनेंगे, अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करेंगे। आई थैंक यू ऑल। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स के इस बैच में मेरे साथ रहे हैं और मैंने आपको सिखाने का एजाज़ हासिल किया है और जो कुछ आपने सीखा है इसको अप्लाई करें, क्योंकि एग्जीक्यूशन इज एवरीथिंग, एक्शन इज एवरीथिंग। सब कुछ एक्शन है, जिंदगी एक्शन से बदलेगी। ट्रेनिंग ले ली, सेमिनार ले लिए, वर्कशॉप्स ले ली, कोर्स ले लिया, किताब पढ़ ली, अच्छी बातें पढ़ ली, बुजुर्ग की महफिल से हो आए, लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं की, अमल नहीं किया, कोई इनकलाब बर्पा नहीं होगा। सो नेम ऑफ द गेम इज एक्शन। टेक मैसिव एक्शन। लाइफ में काम करें और काम भरपूर करें। पता चलेगा आपको काम कर रहे हैं, आपके बदन को पता चले काम कर रहे हैं। जिस्म थका हुआ होगा ना, जख्मों से चूर चूर होगा, पता चलेगा काम किया आपने। तो लीव कंफर्ट जोन एंड टेक मैसिव एंड कंसिस्टेंट एक्शन। टेक मैसिव एंड कंसिस्टेंट, बड़ा भरपूर एक्शन लीजिए और कंसिस्टेंट मुस्तकिल एक्शन लीजिए। तो आई बिलीव ये बहुत अच्छा सेशन रहा है जो आपने अटेंड किया सबने। आई एम थैंकफुल टू यू ऑल। आप सब लोग सीखते रहे हैं और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, वरना इख्तितामी बात यह है कि मेरे नवंबर में 6 ऑनलाइन कोर्सेज हो रहे हैं। नवंबर के महीने में 6 कोर्सेज हो रहे हैं ऑनलाइन। अगर आप चाहें कि आप लाइफ में प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो इन 6 कोर्सेज में से कोई कोर्स की आपको ज़रूरत है, कोई नहीं बल्कि सबकी ज़रूरत होगी, आपको लर्निंग की ज़रूरत होगी। तो इन
आपको चाहिए कि इन कोर्सेज से भरपूर फ़ायदा उठाएं। जो आप में से शादीशुदा लोग हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है, मेरा एक कोर्स आ रहा है पेरेंटिंग स्किल्स, बच्चों की अच्छी तरबियत कैसे करें। माओ को, वालदैन को बच्चों की अच्छी तरबियत नहीं करना आती, अटकल पच्चू से तरबियत कर रहे हैं। वो समझते हैं बच्चा तो कुछ समझता ही नहीं है। याद रखिए, बच्चों की नफ्सियात के तमाम दुनिया के माहरीन ये बताते हैं कि बच्चा अपने इब्तदाई 3 सालों में तमाम जिंदगी उसने जो भी आदत बनानी है 80% बुनियाद बना लेता है। फर्स्ट 3 इयर्स में, पहले 3 साल में बच्चा सारी जिंदगी उसने क्या बनना है, कौन सी आदत अपनानी है, कौन सा डिसिप्लिन अपनाना है, उसकी बुनियाद फाउंडेशन 80% पहले 3 साल में बना लेता है। तो माओ को, वालदैन को ये नहीं पता कि उनकी तरबियत कैसे करनी है। तो ये मेरा ऑनलाइन कोर्स पेरेंटिंग स्किल्स पर हो रहा है। मेरे फेसबुक पेज को देखते रहिए, उस पर उसकी डेट्स और शेड्यूल आ जाएगा। कल इंशाल्लाह उन 6 कोर्सेज का नवंबर में जो होंगे उनका शेड्यूल ऑनलाइन आपको मेरे पेज पे मिल जाएगा। और जो लोग मेरे साथ उनके नंबर्स ऐड हैं, मेरी टीम उनको व्हाट्सएप भी कर देगी। नवंबर में मेरा कोर्स आ रहा है हाउ टू बिकम आ सेल्स चैंपियन। सेल्स में चैंपियन कैसे बनना है। याद रखें, दुनिया में सिर्फ लोग चैंपियन ही को याद रखते हैं, बाकी तो रेस में कितने लोगों ने हिस्सा लिया होता है। चैंपियन को सारी दुनिया याद रखती है। तो चैंपियन बने। तो सेल्स चैंपियन कैसे आप बन सकते हैं, हाउ टू बिकम अ ग्रेट सेल्स चैंपियन, इस पे मेरा कोर्स ऑनलाइन जो है वो आ रहा है इंशाल्लाह। नवंबर के महीने में उसकी डेट शेड्यूल सब फाइनलाइज हो चुका है। कल से इंशाल्लाह वो लॉन्च होगा। फिर मेरा इसी महीने में, नवंबर के महीने में कोर्स आ रहा है जो आप में से लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए आ रहा है, हाउ टू बिकम अ ग्रेट बिजनेसमैन। आपका बिजनेस छोटा है या बड़ा है, आप दुकान चलाते हैं या फैक्ट्री चलाते हैं या कंपनी चलाते हैं, आपकी कंपनी में 100 लोग काम करते हैं या आप अकेले अभी शुरू किया है, 1 बंदा है या 2 हैं, तो मैं सिखाऊंगा कि हाउ टू बिकम अ ग्रेट बिजनेसमैन। हो सकता है कुछ कोर्सेज आपके भाई को चाहिए हो, कुछ आपके अम्मी को चाहिए हो, कुछ अब्बू को चाहिए हो, कुछ बहन को चाहिए हो, कुछ आपके कोर्स, मेरा जो कोर्स है वो आपकी बीवी को चाहिए हो, मिसेस को चाहिए हो, कोई कोर्स आपको खुद चाहिए हो। तो देखें कि किस कोर्स की आपको जरूरत है, किसकी आपकी मिसेस को जरूरत है, किसकी आपके छोटे भाई को जरूरत है, किसकी आपके बड़े भाई को जरूरत है, किसकी आपके नेबर को जरूरत है। ये पैगाम है, ये मिशन है, ये इसको फैलाइए आगे। चंद हजार रुपए यहां नहीं लगाएंगे तो वो क्या बच जाने, लग तो जाने ही है। चंद हजार रुपए तो कहीं भी खर्च हो जाते हैं। आप लाइफ में चंद हजार को उस जगह लगाइए जहां तमाम जिंदगी आपको फायदा होने का इम्कान है। तो इंशाल्लाह इस सब्जेक्ट के ऊपर के हाउ टू बिकम अ ग्रेट बिजनेसमैन, इसके ऊपर मेरा कोर्स आ रहा है। फिर आपके जानने वालों में अगर कोई जॉबलेस शख्स है, नौकरी नहीं मिल रही, तो आप देखें हर रोज अखबार पढ़े, मैं बड़ा परेशान होता हूँ, दुखी होता हूँ कि लोग पढ़े लिखे नौजवान बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के खुदकुशी कर रहे हैं कि हमारे पास मुस्तकबिल नहीं है, जॉब नहीं मिल रही। तो बहरहाल ये एक चैलेंज तो है। तो मेरा एक कोर्स है हाउ टू फाइंड योर ड्रीम जॉब इन 30 डेज। 30 दिन में आप एक बेहतरीन जॉब कैसे तलाश करें। तो आपके जानने वालों में, रिश्तेदारों में, फैमिली में कोई जॉबलेस है, उसका हाथ पकड़िए, उसका हाथ थामिए, उससे कहें जिंदगी चली गई तो चंद हजार बचा के क्या करेगा भाई। चंद हजार रुपए बचा कर क्या करेगा, जिंदगी ना रही, मायूसी तारी हो गई, नशे का शिकार हो गया, गम का शिकार हो गया, बीपी हाई हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया तुझे, तू माशरे में रिस्पेक्ट नहीं रही, इज्जत नहीं रही, तू 4, 5, 6 हजार रुपए बचा ले, इज्जत चली गई। जो शख्स बेरोजगार होता है, एमए करके, एमबीए करके, माशरे में कोई रिस्पेक्ट नहीं होती उसकी कोई उसकी इज्जत नहीं करता, कोई उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता, घर में भी इज्जत नहीं होती। वो कहते हैं कि जिन्ना दे कार दाने उन्ना दे कमले भी सियाने। तो लोग सिर्फ उसको वाइज मानते हैं जो जिंदगी में कुछ कर रहा है। तो ये मेरा मिशन फैलाइए और आपके जानने वालों में आपका बहन, भाई, कजन, रिश्तेदार, कोई भी ऐसा शख्स जो बेरोजगार है, जॉबलेस है, उसको बताइए कि ये कोर्स में रजिस्टर कराओ और फाइंड आउट करो रास्ता कि कैसे आप जो है वो एक अच्छा कैरियर तलाश कर सकते हैं। तो
पेरेंटिंग स्किल्स के ऊपर कोर्स हो रहा है इंशाल्लाह, कल से लॉन्च हो रहे हैं वो, और सेल्स के ऊपर कोर्स लॉन्च हो रहा है। टीचर्स के लिए मेरा एक कोर्स जो है वो लॉन्च हो रहा है कल से, हाउ टू बिकम अ ग्रेट टीचर, एक बेस्ट टीचर कैसे बने, इसके ऊपर मेरा एक कोर्स कल से इंशाल्लाह 6 कोर्सेज का स्केड्यूल आ रहा है। और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का नेक्स्ट बैच जो है वो आ रहा है। आपकी गुड लक थी कि ये 6 दिन का आपने सेशन अटेंड किया है, मेरी मसरूफियात की वजह से अब हमने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स 3 दिन का कर दिया है, और इसकी फीस जो है वो उतनी ही है, हमारे तमाम कोर्सेज की फीस बराबर है। हर कोर्स 3 दिन का है, 3 डेज का है, और हर कोर्स की 6000 रुपी फी है। ये चूंकि हमने इंट्रोडक्टरी तारुफी बैच शुरू किए थे, तो अब हमने तारुफी प्राइस खत्म कर दी है, और अब ये कोर्स जो है वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का 3 डेज का है नेक्स्ट कोर्स। आप लकी लोग थे, 6 दिन का कोर्स आपने अटेंड किया है। अब ये नेक्स्ट टाइम 3 डेज का कोर्स होगा, जो इसका बैच नंबर 3 हो रहा है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का। अब उस बैच की एनरोलमेंट्स और रजिस्ट्रेशन जारी है इस वक्त। तो 6000 रुपये हमारे हर कोर्स की फी है। और जो लेकिन एक गुड न्यूज़ भी आपके लिए कि आप में से जिस शख्स ने मेरा ये कोर्स अटेंड किया हुआ है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का, अगर आप में से कोई शख्स मेरे किसी भी कोर्स में एनरोल कराना चाहे, उसमें रजिस्टर कराना चाहे, तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा, 20% ऑफ मिलेगा आपको, अगर आप मेरे उन 6 में से किसी भी कोर्स में रजिस्टर कराएं। तो ये आपके लिए और आपकी फैमिली मेंबर्स के लिए भी ये मैंने डिस्काउंट दे दिया कि आपके रेफरेंस से अगर कोई रजिस्टर कराए तो हमारी टीम के नंबर्स वो कल जब लॉन्च होगा कोर्स इंशाल्लाह तो नीचे दिए होते हैं, उन नंबर्स पे कॉल करें और बताएं कि मैं शकील साहब के रेफरेंस से बात कर रहा हूं या मैं नईम साहब के रेफरेंस से बात कर रहा हूं जिन्होंने हमारे कोर्स अटेंड किए हैं। आपकी फैमिलीज के लिए भी 20% कोर्स में फीस में ऑफ है, और कल से इंशाल्लाह ये 6 कोर्स लॉन्च हो रहे हैं। हर कोर्स की डेट सामने लिखी हुई होगी, मेरा पेज फॉलो करें और आपको पता चलता जाएगा। और आप सब मेरे साथ राब्ते में रहेंगे अब इंशाल्लाह। ये कोर्स खत्म हो रहा है लेकिन राब्ता नहीं खत्म हो रहा, आपने राब्ते में रहना है। और मेरे से राब्ते में रहने का तरीका ये है कि मेरा डेली 7:45 पर लाइव शो आता है, आसिफ खान शो मेरा फेसबुक पे आ रहा है, आप लाइव मेरे साथ शामिल हो जाइए। हर रोज मैं आपके साथ फ्री गाइडेंस रहनुमाई आपको दे रहा हूं, और हो सकता है किसी भी लम्हे ये लाइव कोर्स जब तक तो अभी फ्री चल रहा है, वहां हो सकता है थोड़े अरसे के बाद आपको पता चले वो लाइव कोर्स रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया और वो सिर्फ उन लोगों के लिए जो किसी खास मेरे ग्रुप में शामिल हैं। तो जब तक ये फ्री का आप लाइव शो देख सकते हैं, एंजॉय करें, मौजे मारें फ्री शो में। मेरा 7:45 बजे बिला नागाब बशर्ते जिंदगी ये शो आ रहा है, और फर्स्ट सीजन इसका चल रहा है, सीजन 1 है मेरे शो का, और इससे भरपूर फायदा उठाइए। आज मेरे शो का टाइटल बड़ा इंपॉर्टेंट था, वहां देखिए, वीडियोस आपको मिलेंगी, शेयर करें उन वीडियोस को, खुद सीखें, एग्जीक्यूट करें, तो आपसे रेगुलर राब्ता रहेगा इंशाल्लाह, मुस्तकिल आपसे कांटेक्ट रहेगा, वील स्टे इन कांटेक्ट। और आप मैसेज के जरिए और व्हाट्सएप के जरिए भी राब्ते में रहिए। और लेकिन याद रखिए, मैं मैसेजेस का जवाब बहुत कम देता हूं। अगर आप मेरे साथ जो जो चलता रहेगा उससे पता होगा, मैं मैसेजेस का जवाब SMS के जरिए बहुत कम देता हूं। मैं जिंदगी में इस उसूल का कायल हूं कि जिस शख्स को अर्जेंसी होगी, जो कोई अहम बात करना चाहेगा, वो कॉल करे। और मैं तो अपने घर वालों को कहता हूं कि मुझे कोई काम कहना है और अगर वो काम इंपॉर्टेंट है तो मुझे 5 बार याद कराना है, मुझे आपने रिमाइंड कराना है वो काम, आपकी ड्यूटी है, मैं उन्हें बताता हूँ रिमाइंड कराना। तो लाइफ में जब आप कभी मुझे मैसेज करें तो जवाब ना आए तो फिर कॉल करें। अगर आपके नज़दीक कोई बात पहुंचाना अहम होगा तो फिर कॉल कीजिए। ये ना मुझे कहें सर वो हमने आपने आपकी ट्रेनिंग्स ली थी, हम आपको मैसेज करते हैं, वो 6 दिन आपने रिप्लाई नहीं किया, 10 दिन रिप्लाई नहीं किया। तो दूसरे शख्स के उसूलों से वाकफियत हासिल कीजिए। दुनिया में मेरे लेवल पे जो भी शख्स होगा उसके कोई प्रिंसिपल्स होंगे, कोई उसूल होंगे, उन उसूलों के मुताबिक चलेंगे तो उस शख्स के साथ रहेंगे। वरना किसी के पास जिंदगी में इतना वक्त नहीं है कि वो बगैर उसूलों वाले आदमी को अपने साथ जिंदगी में चलाए रखे। कोई शख्स बोझ नहीं उठाना चाहता, कोई शख्स लाइबिलिटी नहीं उठाना चाहता। तो लाइफ में
آپ میرے شاگرد ہیں, میرے ٹریننگ کورس میں شامل ہوئے ہیں, آپ سے عمر بھر کا تعلق رہے گا. اور کبھی کال کریں گے 10 دفعہ مجھے اٹینڈ نہیں ہوگی, مصروف ہوں گا کہیں پہ میں, تو پھر آپ کو میری مصروفیات کا بھی علم ہونا چاہیے کہ سر بہت سارے پروجیکٹس میں بزی ہوں گے, کبھی 10 دفعہ کال کروں گا نہیں اٹینڈ ہوگی. تو آپ پھر کیا کریں, اگر آپ کے نزدیک کال کرنا, پیغام پہنچانا اہم ہے, تو آپ 10 دفعہ کال کر کے تھکیں گے نہیں, آپ 20 دفعہ کریں گے, 50 دفعہ کریں گے, اور اتنی دفعہ کال کریں گے, اتنے دن تک کریں گے کہ لامحالہ دوسرے شخص کو جواب دینا پڑے گا. وہ کہیں جہاں بھی مصروف ہوگا وہ کہے گا کہ یار 10 دن سے یہ بندہ کال کر رہا ہے تو مجھے اس کو ریسپونڈ کرنا چاہیے. تو دوسرے شخص کی مصروفیات کا, اس کے اصولوں کا احترام کرنا سیکھیے. لائف میں آپ پروگرس کریں گے, ڈیولپ کریں گے, آگے بڑھیں گے, تو آپ سے انشاءاللہ ریلیشن شپ رہے گا, تعلق رہے گا. میرا جو کل سے انشاءاللہ لانچنگ ہو رہی ہے, اور جو کورسز ہیں اس میں رجسٹریشنز ہو رہی ہیں, اور جو ڈسکاؤنٹ آپ کو میں نے دیا ہے وہ آپ کے لیے ہے تاکہ آپ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. اور جو بھی کیمپینز ہیں وہ دیکھتے رہیے. ہوپ فلی ویل اسٹے ان ٹچ. کوئی پوائنٹ, کوئی سوال, کوئی کوسچن ہے تو آپ پوچھتے رہیں. ابھی تک کوئی کوسچن آیا نہیں ہے, کوئی سوال آج کے سیشن میں نہیں آیا, تو مجھے امید ہے کہ آج کا سیشن اور پورا کورس آؤٹ کلاس رہا ہے اور آپ نے اس سے بھرپور فائدہ حاصل کیا ہوگا. شکیل مغل کہہ رہے ہیں, اٹ واز کوائٹ انٹرسٹنگ اینڈ ایکسیلنٹ, آئی ول فالو اٹ, ٹیک میسو اینڈ کنسسٹنٹ ایکشن. تھینک یو سو مچ. یو آر ویلکم مسٹر شکیل مغل. آئی بلیو آپ سیلز کے سپر سٹار بنیں گے. آپ کو میں ریکمینڈ کرتا ہوں جو سیلز کے لوگ ہیں, میرا سیلز چیمپئن کا جو کورس ہے مسٹ اٹینڈ کریں, آپ کے اوپر فرض ہے. اگر آپ سیلز کی دنیا میں رہتے ہیں, 10 سال سے میں سیلز کی ٹریننگز دیتا ہوں, اور میرے ٹرین کیے وہ لوگ جنہوں نے مجھ سے ٹریننگز لی ہیں, میری ٹیکنیکس کو, میری اسٹریٹجیز کو اپنی سیلز میں اپلائی کیا ہے. ایسے بھی پاکستان میں لوگ ہیں کہ ایک ایک شخص نے اپنی کمپنی میں 50 کروڑ روپے کا بزنس جنریٹ کیا ہے. 50 کروڑ روپیز کا بزنس والیوم میری چند ٹریننگز لے کر لوگوں نے جنریٹ کیا ہوا ہے. ایسے بھی لوگ ہیں سیلز کی دنیا میں جو میری ٹریننگ لیتے تھے تو پیدل آتے تھے, لیکن سیلز کا جو پروفیشن ہے اٹ از اے ہائیلی پیڈ پروفیشن, اور انہوں نے اس سیلز کی جاب میں پروگرس کی. چند سال میں جو پیدل آتا تھا اب وہ اپنی گاڑیوں پر آتے ہیں, لگژری گاڑیوں پر آتے ہیں, 25 30 لاکھ کی گاڑیوں پر ہیں وہ لوگ. تو جس کو یہ پتا ہے کہ اس کورس سے مجھے فائدہ ہوگا, وہ انویسٹمنٹ ہے, وہ ایکسپینس نہیں ہے. جس کو یہ نہیں پتا بچوں کی تربیت کتنی اہم ہے, وہ 4 5 7 ہزار بچا لے, اور بچوں کی تربیت نہ کر کے آپ نے کیا بچایا ہے, آپ نے ضائع کر دیا. تو جو شادی شدہ لوگ ہیں اپنی مسز کو خاص طور پہ انرول کریں اس کورس میں, کیونکہ ماؤں کے لیے یہ کورس بڑا امپورٹنٹ ہے. زیادہ تربیت مائیں کرتی ہیں, چونکہ مرد لوگ جو فادر ہوتے ہیں وہ تو باہر کی نگرانی کرتے ہیں. تو اپنی مسز کو یہ پروگرام لازمی اٹینڈ کرائیے. اگر انہیں تربیت نہیں کرنی آتی تو جس کو گاڑی نہیں چلانی آتی وہ کیسے گاڑی چلا رہا ہوگا؟ آج بچ جائے گا, کل بچ جائے گا, لیکن وہ کب تک بچے گا؟ گاڑی چلانی نہیں آتی اس کو. کہیں ٹرک آ رہا ہے, کہیں سے بادشاہ ٹرک سامنے سے آ رہا ہوگا. تو اس لیے لائف میں لرننگ کی عادت ڈالیں. تو آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ کورس میں ملاقات ہوگی. لائیو ڈیلی جو میرا شو آ رہا ہے اس میں 7:45 بجے ملاقات ہوگی. اور اللہ آپ کو دنیا آخرت میں کامیاب فرمائے, آپ کو ترقی دے, آپ کو آگے بڑھائے. اور اٹ ہیز بین اے ونڈرفل جرنی ود یو. آپ سے بڑا اچھا لگا, 6 دن ہمارا ساتھ رہا. آپ بھی بڑے ایکٹیو تھے, پارٹیسپیٹیو تھے, آپ نے بہت کچھ سیکھا, پروگرس کیا آپ نے. اور مجھے امید ہے یہ جو میرا پیغام ہے یہ آپ آگے لے کے چلیں گے, اور آگے چلتے چلتے آپ مزید ترقی کریں گے. میں اس نظم کے ساتھ آپ سے اجازت لے رہا ہوں آج کے اس کورس میں. تو محنت کر تے محنت دا صلہ جانے خدا جانے. تو محنت کر تے محنت دا صلہ جانے خدا جانے. تو محنت کر, یہ جو میں نے سب کچھ سکھایا یہ کریں آپ. تو محنت کر تے محنت دا صلہ جانے خدا جانے. تو ڈیوا بال کے رکھ چاہ ہوا جانے خدا جانے. مریض عشق خود کو کر دوا دل دی سمجھ دل بر. مریض عشق خود کو کر دوا دل دی سمجھ دل بر. مرض جانے دوا جانے شفا جانے خدا جانے. آپ کا کام ہے اپنی اسٹرگل کرنا, اپنی محنت کرنا.
خزاندہ خوف تا مالی کو بزدل کر نہیں سکتا، خزاندہ خوف تا مالی کو بزدل کر نہیں سکتا، چمن آباد رکھ بادے سبا جانے خدا جانے۔ آپ کیا کریں؟ اپنی سٹرگل کریں، اپنی ایفرٹ کریں، اپنی کوشش کریں، یہ آپ کے ذمے ہے۔ اگر آپ اپنی کوشش میں کمی کر رہے ہیں تو پھر زندگی میں آپ کی طرف سے کمی ہے۔ جے مر کے زندگی چاہیندہ فقیری ٹوٹکا سن گن، مر کے بھی کبھی کوئی زندہ ہوا ہے؟ جے مر کے زندگی چاہیندہ فقیری ٹوٹکا سن گن، جے مر کے زندگی چاہیندہ فقیری ٹوٹکا سن گن، وفا دے وچ فنا تھی ونج خدا جانے، بقا جانے خدا جانے۔ فنا دے وچ وفا دے وچ فنا تھی ونج، وفا دے وچ فنا تھی ونج، بقا جانے خدا جانے۔ جے مر کے زندگی چاہیندہ فقیری ٹوٹکا سن گن، وفا دے وچ فنا تھی ونج، بقا جانے خدا جانے۔ اے پوری تھی وے نہ تھی وے مگر بیکار نہیں ویندی، اے پوری تھی وے نہ تھی وے مگر بیکار نہیں ویندی، دعا شاکر تو منگی رکھ، دعا جانے خدا جانے۔ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اللہ نگہبان، خدا حافظ۔